शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेक्स चैनल के आज के प्रोग्राम में आपके पास हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आपके इल्म में है कि बजट 2023 फिनांस बिल 2023 आ चुका है, जो आज हमारा बेसिक टॉपिक होगा। बल्कि मुमकिन है ये टॉपिक अभी एक से ज़्यादा दिन भी चले और हम कोशिश करेंगे इसको डिटेल से समझें। जैसा कि मैंने मैसेज में लिखा था, पढ़ना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद इसको समझना है कि इसके इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आएंगे, तो उसको इंशाल्लाह हम डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे। तो सेशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मुनव्वर सईद साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। सदक़ल्लाहु अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। सेशन को आगे बढ़ाने से कबल तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि फ़िनांस बिल एक टैक्स कंसल्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। टैक्स लॉज वैसे तो सारा साल डेली बेस पे चेंज होते हैं, लेकिन फ़िनांस बिल के ज़रिए बहुत जो मेजर चेंजिंग हैं लॉ के अंदर, उनके रेट्स के अंदर, उनके जो मुख्तलिफ़ कंसेप्ट के अंदर, एक्सप्लेनेशन के ज़रिए, प्रोवाइज़ो के ज़रिए, एडिशन डिलीशन के ज़रिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो फ़िनांस बिल 2023 के हवाले से आज हमारा पहला सेशन है। इसके जब तक ये मुकम्मल नहीं होगा तो हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको डेली बेस हम 4 से 6 इंशाल्लाह करें। दो या 3 दिन के अंदर हम इसको इन डिटेल इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। तो आज के सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सरमंशा शकीरा साहब से मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और इसके जो सेलिएंट फ़ीचर्स हैं उससे आज हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। सेलिएंट फ़ीचर्स के अंदर हम सेल टैक्स, इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज, कस्टम सारे देखेंगे और फिर उसके बाद हम इसको इनकम टैक्स या बाकी सब जो हमारे फिस्कल लॉज हैं वो सेक्शन बाई सेक्शन जो अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर भी हम बाकायदा इस पर वो एक रहनुमाई हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फेडरल बजट 2023 से 24 जो है, जिसमें अमेंडमेंट प्रपोजल इन डिफरेंट स्टैच्यू प्रपोज की गई हैं, तो इनको पहले तो हमने बजट को देखना है कि उसमें फैक्ट फिगर्स क्या हैं, वो जस्ट उसका ओवरव्यू हम ले लेंगे। उसके फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, या पिछले साल में जीडीपी रेशो क्या है, फॉरेन रेमिटेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट के क्या फिगर्स हैं, तो वो देख लेंगे। और फिर आज जो फेडरल बजट है उसकी जो सेलिएंट फीचर्स हैं, उसमें सेलिएंट फीचर में हम देखेंगे कि सबसे पहले देख लेंगे रिलीफ मेजर्स क्या हैं, फिर रेवेन्यू मेजर्स क्या हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की जो चेंजेस हैं, अमेंडमेंट है, रैशनलाइजेशन है, उसको हम देख लेंगे। तो सबसे पहले ये हेडिंग है, तो ये जस्ट ओवरव्यू हम देखते हैं और उसके बाद सेलिएंट फीचर पे चलेंगे। ये इसमें बेसिकली 5 हैं। पेट्रोलियम एक्ट जो है, इसमें कोई चेंजेस आई हैं, माइनर सी है। इस तरह सेल टैक्स में आई हैं, कस्टम एक्ट में आई हैं, और इस्लामाबाद टैक्स टेरिटरी वाला जो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है उसमें कुछ आई हैं, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। तो फेडरल एक्साइज इसमें लिखा नहीं है, फेडरल एक्साइज में भी कुछ चेंजेस हैं। क्लियर जी। तो ये बजट की फिगर है 14 इसकी मिलकर 1.14 ट्रिलियन का लगता है एक्सपेंडिचर है ये। वो आगे बेटर चलो, ये फैक्ट फिगर भी आप देख सकते हैं इन टर्म ऑफ परसेंटेज, सोर्स ऑफ फंड किस तरह है, उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ फंड क्या है, रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है। आगे बेटर, आगे चलें, तो आगे चलें जल्दी जल्दी।
क्योंकि हम इस पे टाइम नहीं दया करते, क्योंकि बेसिक हमारा काम जो है आज हमने करना है कि प्रपोजल्स क्या हैं, किन स्टैचूज़ में कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हैं। तो अमेंडमेंट को देखते हुए हमने सबसे पहले देखना है कि ये अमेंडमेंट की पहले तो समरी हम डिस्कस करेंगे। समरी से पहले जितनी भी प्रपोज़ल हैं या अमेंडमेंट प्रपोज की गई हैं उसकी सबसे पहले 3 चीज़ें उसमें हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये अमेंडमेंट जो है सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल है, कि सब्सटेंटिव राइट लाइबिलिटी को अफेक्ट करती है, जस्ट मैटर ऑफ प्रोसीजर ही। दूसरा हम देख लेंगे कि ये प्रॉस्पेक्टिव अप्लीकेबिलिटी है या रिट्रांसपेक्टिव है। फिर हम देख लेंगे कि उसके इम्पैक्ट क्या है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, हमारे टैक्स इम्प्लीकेशंस उसकी क्या है। तो इस 3 पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी जितनी भी हैं उसको देखेंगे। फिर इसका और भी इम्पैक्ट देखेंगे कि इसमें हमारे टैक्स उस पर और इकानमी पे, इंडस्ट्री पे, इन्वेस्टमेंट पे उस पर क्या इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल सेलियंट फीचर अगर हम देखें, सेलियंट फीचर तो सेलियंट फीचर में सबसे जो मोस्ट हमने रिलीफ मेजर पॉइंट ऑफ व्यू के अच्छी चीज़ें बजट में क्या हैं, सबसे पहले जो है वो सेमी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या इन्वेस्टमेंट की प्रमोशन या इंकरेजमेंट है, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेमी की डेफिनेशन, सेमी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री पिछले साल आई थी, तो पिछले साल तो उसमें उसकी लिमिट 250 मिलियन थी, तो उसको 800 मिलियन कर दिया गया। सबसे पहले तो ये मोस्ट अच्छी वाली जो अच्छी अमेंडमेंट है ये। दूसरा इसी में एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसी के अंदर रहते हुए एग्रो इंडस्ट्री को, क्योंकि हमारा मुल्क जो है एग्रेरियन बेस है, 60-70% पॉपुलेशन जो एम्प्लॉयड है वो एग्रो में ही है। तो एग्रो में कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में एग्रो में 5 ईयर टैक्स हॉलीडे भी है, और एग्रो के रिलेटेड जितनी मशीनरी हैं, सीड्स हैं या अदरवाइज रिलेटेड चीज़ें हैं जो उसमें कस्टम ड्यूटी भी माफ़ की गई है, सेल टैक्स भी माफ़ किया गया है, और साथ साथ फिर इनकम टैक्स के भी 5 ईयर है टैक्स हॉलीडे दी गई। तो इसलिए एग्रो बेस या एग्रो से रिलेटेड जो हैं वो चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें अच्छी इंसेंटिव दिए गए हैं। और इसी पे जैसे चाइना या दूसरे मुल्कों ने कंसंट्रेट किया है, एग्रेरियन जितनी मशीनरी है या इक्विपमेंट है उसमें बहुत टेक्नोलॉजी है, उसको उन्होंने बहुत तरक्की की है। तो हमें भी चाहिए हमारी मैक्सिमाइजेशन ऑफ यील्ड जो है, हमारी लैंड हमारे पास बहुत है, वहाँ तो हाइड्रो फार्मिंग भी है कि पाइपों के ज़रिए एक ही जगह पे पानी भी उसमें सेव करते हैं और ऑनवर्ड उसी में वो यूज़ करके डिफरेंट नॉन सीजन जो वेजिटेबल्स हैं वो भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो उसमें हमें भी ज़रूरत है कि उस एरिया में हम जाएं और जो एग्रो टेक्नोलॉजी है या एग्रो इक्विपमेंट है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। तो ये ऑन द राइट डायरेक्शन जो है अमेंडमेंट जो है, इसको ज़्यादा हमें मुल्क को अच्छी एक अमेंडमेंट दी है, जो कि हर टाउन में, सब तहसील में या तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी एग्री वहाँ कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री हो, फिर ज़्यादा ज़्यादा स्मॉल मीडियम एग्रो इंडस्ट्री होगी तो इसमें फिर एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट होगी तो फिर फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। तो जो हमारे डेट वाले या फॉरेन एक्सचेंज वाले प्रॉब्लम है फिर वो भी सॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेमी और एग्रो वाली है। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेंस पे ही फोकस है मोस्टली, तो इसी वजह से ये भी है, तो उसके लिए आईटी या आईटी एनेबलिंग सर्विसेज जो हैं उसको भी इंसेंटिव दिए गए। उसके रिलेटेड कंप्यूटर है या दूसरी इक्विपमेंट है वो सारी ड्यूटी शूटी भी माफ़ की गई हैं, और साथ ही आपका सेल टैक्स भी दूसरे भी, और इधर भी आपके जो पिछले साल को एक डेफिनेशन में उसमें था कि सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन हो सर्विसेज वाली, तो वो भी मिट की है। तो अदरवाइज़ भी उसको भी इंसेंटिव तमाम लाज जो हैं उसमें उस कोशिश की गई है कि आईटी को दी जाए। तो आईटी और आईटी एनेबलिंग, और इसको सेमी का दर्जा भी दे दिया गया। अदरवाइज तो सेमी इंडस्ट्री में इंडस्ट्री है, लेकिन इस सर्विसेज को भी सेमी इंडस्ट्री में भी डाल दिया गया। तो सेमी इंडस्ट्री वाले जो बेनिफिट हैं वो वाले जो रेट हैं फाइनल है या ऑप्ट करने हैं लो रेट वाले, तो वो भी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक अमेंडमेंट जो है वो उसके पॉइंट ऑफ से। दूसरा एनर्जी, सोलर एनर्जी जो है, तो सोलर वाला एनर्जी जो है इसको इंसेंटिव दिए गएंगे। पहले भी इम्पोर्ट पे ड्यूटी शूटी जितनी आपके सोलर एनर्जी इक्विपमेंट हैं, पैनल हैं, इन्वर्टर हैं, वो भी, और उनके रॉ मटीरियल्स भी उन सारों भी दी गई। और उसके साथ साथ क्योंकि ये भी है एग्रो से कनेक्टेड है, क्योंकि ट्यूबवेल वगैरह चलने या उसके लिए, तो फिर ये वाला जो आपके सोलर हैं, जो इन्वर्टर हैं दूसरे, तो बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होगी, तो उसके लिए इसको भी दिया गया। तो इसी तरह फॉरेन रेमिटेंस
अगला जो मेन फोकस इन सारी चीज़ों का अल्टीमेटली रिलेटेड है कि फॉरेन रेमिटेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो, थ्रू एक्सपोर्ट हो या बाहर वाले लोग हों वो यहाँ भेजें, या यहाँ से जो आके जो पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट हैं वो भेजें, उनको लैंड परचेज करनी है, प्लाट करने, उसमें इंसेंटिव दिए गए हैं। प्लस आपका जो लिमिट थी 111 में कि 5 मिलियन तक थी कि अब जो है आपको नेचर सोर्स बतानी पड़ेगी, तो उसको रिलैक्स किया है। $100,000 की वैल्यू तक उन्होंने फिक्स किया इन टर्म ऑफ डॉलर, तो वो भी अच्छी है। अगर उसको अनलिमिट भी कर दें तो, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक पाकिस्तान, तो ये मेन फोकस है, इस पर ही होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज होगी तो हमारे डेट शेट जो है उससे हम क्लियर होंगे, तो टूवर्ड डेवलपमेंट हम जाएंगे, तो फिर जो इंस्टेबिलिटी है वो रिमूव होगी। जो अदरवाइज हर साल ही डेट का लोन्स का सारा मैटर होता है कि पाकिस्तान जो है एट स्टेक है इस वक्त, बैंकरप्ट हो रहा है ये वो, तो इसलिए मेन फोकस इस पर फॉरेन बाहर जितने लोग हैं पाकिस्तानी रेजिडेंट, अगर उनको इंसेंटिव दिए जाएं, ये लिमिट और भी बढ़ा दी। पहले ये लिमिट होती नहीं थी, तो अब भी अगर ना लिमिट भी हो तो कंपैरेटिवली फॉरेन एक्सचेंज के जो हमारे शॉर्टेज हैं या इक्विट शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, तो इससे किया जाता है। उसके साथ साथ बाकी फाटा बाटा की या दूसरी अमेंडमेंट जो हैं कुछ की गई हैं, जहाँ जहाँ कोई ई टेबल आइटम्स हैं या दूसरे हैं, तो वहाँ रिलीफ मेजर दिए गए। तो अब हम इसको देख लेते हैं। इसके ये पहला गाइडिंग प्रिंसिपल, नो इंक्रीज ऑफ ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल आइटम, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इनकरेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट, इंसेंटिव फॉर एग्रीकल्चर, जैसे मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर का पहले कहा है, तो इसी का प्रमोशन ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी कंजर्व, ये वही सोलर एनर्जी वगैरह है। इस तरह आई टी सर है। इसके साथ साथ एक यूथ एंटरप्रेन्योर के लिए भी बेनिफिट उन्होंने टैक्स क्रेडिट इंट्रोड्यूस किया है। तो सेमी के साथ साथ, एग्रो के साथ और IT के साथ साथ यूथ जो है उनके यूथ पर अगर कोई सेटअप करते हैं नया, तो बिज़नेस उसके लिए भी टैक्स क्रेडिट बहरहाल 50% जो इनकम होगी या 1 मिलियन या अमाउंट है, हम देख लेंगे कितनी, तो उनमें से जो लोअर है वो उसको क्रेडिट दिया गया। कंपनी है तब तो AOP है, तो इंडिविजुअल है। तो ये फंडामेंटल जो है डिफरेंट जो रिलीफ मेजर्स हैं वो। तो अब हम देख लेते हैं कि रिलीफ मेजर में कस्टम में क्या है। एग्जम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन स्पेसिफिक पेपर एंड आर्ट कार्ड एंड बोर्ड फॉर प्रिंटिंग ऑफ होली कुरान। होली कुरान के लिए कोई इंपोर्ट करेंगे तो उसमें ड्यूटी की एग्जम्पशन है। इंसेंटिव फॉर परफार्मा सेक्टर, तो परफार्मेंस सेक्टर में कुछ चीज़ें जो है ड्रग्स में और ऐड की हैं और ऐड करके उसको भी ड्यूटी एग्जाम। इसी तरह सेल टैक्स में इसमें जो रेट था 1% वाला, उसमें भी कुछ चीज़ें हमारी रिड्यूस रेट वाला, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐड की हैं। तो इसलिए ये वाला जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है इसको भी रिलीफ मेजर यहाँ भी दिया गया और सेल टैक्स में भी। यहाँ ड्यूटी माफ की, वहाँ वही कुछ आइटम पहले लिमिटेड आइटम थे, इसमें कुछ और आइटम डाल के जो ड्रग एक्ट में ऐड किए हैं, तो उन्हीं पर वो 1% वाला जो वहाँ एग्जम्पशन या रिड्यूस रेट था उसके मुताबिक किया गया। उसके बाद इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चर सोलर पैनल, ये अलाइड इक्विपमेंट बाई एग्जम्प्टिंग कस्टम ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट मशीनरी इक्विपमेंट इनपुट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर पैनल्स इन्वर्टर एंड बैटरीज। तो ये हमने पहले सोलर वाला डिस्कस किया है। तो यहाँ ड्यूटी है, वहाँ फिर इसको दूसरे इंसेंटिव। इस तरह इंटेंसिव फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ IT एनेबलिंग बाई अलाउइंग ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ IT रिलेटेड इक्विपमेंट इक्वल टू 1% वैल्यू ऑफ देयर एक्सपोर्ट प्रोसीड। इसके साथ साथ कंप्यूटर पे या कंप्यूटर या अदर रिलेटेड इक्विपमेंट है, आपका लैपटॉप है, इन चीज़ों पे भी 0 ड्यूटी की है, तो वो भी। और इस तरह रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इंटरमीडिएट इंडस्ट्रियल इनपुट फॉलोइंग अंडर चैप्टर PC हेडिंग कोड। उसके बाद एग्जम्पशन ऑन द रॉ मटीरियल ऑफ डेपियर वगैरह सेंट्री इनके कस्टम ड्यूटी ऑन द रॉ मटीरियल इनपुट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैपेसिटर, ये इलेक्ट्रॉनिक जो पंखे चक्के जो फैन है। रिडक्शन ऑफ ड्यूटी ऑफ 10 to 5% ऑन द नॉन लोकलाइज CKD हैवी कमर्शियल व्हीकल। Exemption of ACD on the import of real homosalide and fluid and powder extension in exemption on machinery equipment imported by Earthwell फाटा एरिया की एग्जाम्पशन भी जो है वो 1 साल के लिए 2024 तक, तो रिलेटेड इक्विपमेंट वगैरह ड्यूटी शूट भी। कंटिन्यू ऑफ कंसेशन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ फ्लेवरिंग पाउडर ऑफ फॉर फूड प्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्नैक्स टिल 2024। एग्जाम्पशन कस्ट ऑर्गेनिक कंपोजिट सॉल्वेंट एंड टेनर्स फॉर मैन्युफैक्चर ब्यूटी एसिड एंड ऑर्थोपेडिक। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन द पेट्स
PET scrap for the manufacture polyester and filament yarn, exemption of custom on raw material for the manufacture of mold and dyes, exemption duty on the raw material input for the mining and mining machinery, exemption of custom duty on raw input for rice mill machinery. तो ये भी एग्रो वाले एरिया में चला गया। एग्जम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट फॉर द मशीन टूल्स, अलाइनमेंट ऑफ फोर्स शेड्यूल टू द कस्टम ड्यूटी एंड ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी 2021-26, एग्जम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ सीड सोइंग, ये आपका वही एग्रो रिलेटेड चीज़ें जो है। एग्जम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ शिपमेंट एंड पॉन्ड वनाइल एंड ब्रीडिंग कमर्शियल फिश फार्म और हैचरी के लिए। इस तरह एग्जम्पशन कस्टम ड्यूटी ऑन द रोस्टेड पीनट्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडी टू यूज सप्लीमेंट्री फूड ऑफ वर्ल्ड प्रोसेस प्रोग्राम सर्टिफाइड मैन्युफैक्चर, इंक्रीज ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन द carbon of calcium from 3 to 11% to protect local industry. Review of regulatory regime, removal of regulatory on the second-hand cloth to provide relief to the poor segment of the society, reduction of regulatory duty on 151 PTC code pertaining to second-hand clothing, fish, tiles and sports goods, removal of regulatory on the IT-related equipment to encourage information and technology sector, removal of regulatory duty on the synthetic filament yarn of polyester not manufactured locally, removal of regulatory duty on the part of flat panels, monitor, projector, removal of regulatory on the silicon steel sheet, exemption of RD on the special steel round bar and rod of non-lie excluding diameter 50 mm, increase levy regulatory on the import of article of glass to protect local, to discourage inefficiency, filament, indecent bulb, 20% electricity. Your RD imposed on the export regulatory on the export of molasses increase from 10 to 15%. Miscellaneous जो है ये कोड शोड चेंज किए हैं। रेवेन्यू मेजर्स है विदड्रॉल ऑफ कैपिंग ऑफ फिक्स ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल ऑफ एशियन मेक एटसेट्रा। लेजिस्लेटिव मेजर डेफिनेशन ऑफ स्मगलिंग इज बीइंग, ये कस्टम के रिलेटेड है। प्रपोज टू बी रीफ्रेज टू एनेबल कस्टम कंडक्ट एंटी डंपिंग ऑपरेशन विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। प्रोविंशियल लेवी एंड खासदार फोर्स have been proposed to added in the list of government agency mandate to assist custom in anti-smuggling operation in Khyber KPK and Balochistan. Panel prevention offence of smuggling essential commodity are proposed to be made more stringent. So penal provision for offence of smuggling of banned and contraband goods are being proposed to be made more stringent to ease out congestion at border customs station. The mandatory time for filing of goods after arrival of goods in the border custom station is proposed to be reduced. पहले वो जो है आपका सी वाला और दूसरा था ड्राई पोर्ट वाला था। अब थ्रू कस्टम जो इधर अफगानिस्तान से पेशावर में आता है तो लैंड कस्टम वाला जो है उसकी भी जो है जो फाइल करनी होती जीडी, उसके लिए भी 79 सेक्शन में अमेंडमेंट की हैं ताकि उसकी भी जीडी शीडी फाइल हो और कस्टम ड्यूटी उस पर भी हो। In order to facilitate the trade, warehousing period of perishable item has been proposed to be enhanced from 1 month to 3 months. तो पेरिशेबल आइटम के लिए कि 3 मंथ में करना था तो उसके लिए 3 मंथ कर दी। द पेनल्टी ऑन द डॉक्यूमेंट नॉट फाउंड इनसाइड द कंसाइनमेंट अबॉलिश। तो पहले था कि उसके 7 डॉक्यूमेंट भेजने हैं तो अब वो उसकी कंडीशन उसकी जो है वो डिलीट कर दी। द पिच पेनल्टी ऑन द डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिक विद द गुड्स डिक्लेरेशन इज बीइंग रैशनाइज्ड टू फैसिलिटेट ट्रेड इन ऑर्डर टू द क्लियरेंस टाइम एंड टू एलिमिनेट ह्यूमन इंटरवेंशन ऑप्शन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द रिस्पॉन्स टू गो फॉर एडजुडिकेशन थ्रू कस्टम कंप्यूटराइज सिस्टम। 179 है कस्टम का जिसमें एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो एडजुडिकेशन करती है जब उसको रिपोर्ट को कंट्रावेंशन में तो वहाँ थ्रू कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक ऑफ एडजुडिकेशन भी होगी तो ऑप्शनल होगी। तो वो हम 179 जब देखेंगे उसमें अमेंडमेंट तो उसमें ये अमेंडमेंट आई। थ्रू फैसिलिटेट द पैसेंजर ट्रैवल एज ए ग्रुप हु कैन नॉट फाइल देयर ऑन बैगेज डिक्लेरेशन द रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ द पैसेंजर इज बीइंग अलाउड टू फाइल बैगेज डिक्लेरेशन ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप मेंबर। टू चेक रेवेन्यू लॉस provision for the any attempt to evade duty and taxes in breach of law and procedure are being proposed to be made more stringent. Sale tax. The proposed budgetary measure pertaining to sale tax 23 are as under extension and exemption sale tax FATA to for another tax year, those are
24 तक, पहले 23 तक थी, 1 साल और। ग्रांट ऑफ एग्जम्पशन ऑफ सेल टैक्स ऑन द कंट्रासेप्टिव एंड एक्सेसरीज, ग्रांट ऑफ एग्जम्पशन ऑफ सेल ऑन द प्लांट सैपलिंग कंबाइन हार्वेस्ट ड्राई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो नॉट टिल डेट सीडर प्लांटर ट्रांसप्लेटर एंड अदर प्लांटर एंड बाबा सीमेंस, grant of exemption of sale tax about IT equipment and export of IT and IT registered with the Pakistan Software Export Board। तो बेसिकली वही जो 3-4 सेक्टर हैं, IT वाला है, सेमी वाला है और आपका एनर्जी वाला है, तो वो सारे बेसिकली उसके रिलेटेड जितनी एग्जम्पशंस हैं या रिलीफ मेजर जो हैं वो 4-5 सेक्टर जो मैंने पहले गिने हैं, तो उन्हीं के रिलेटेड सारी रेलेवेंट अमेंडमेंट, पहले कस्टम ड्यूटी शूटी उनकी जो भी इक्विपमेंट इम्पोर्ट करनी है या रॉ मटेरियल करनी है उस पर एग्जम्पशन दी गई हैं, फिर उसी तरह सेल टैक्स में दी गई हैं, उसी तरह फिर इनकम टैक्स में उनके लिए जहाँ कहीं उनके प्रोविजंस हैं या एग्जम्पशन है इनकम में या टैक्स क्रेडिट्स की शेप में याद रहे। विदड्रॉल एग्जम्पशन ऑफ सेल एडिबल प्रोडक्ट सोल्ड इन बल्क अंडर ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क। तो एग्जम्पशन, पहले एग्जम्पशन तो नहीं थी, पहले तो इसमें टैक्स था। तो पहले था कि जो आप वैसे एग्जम्पशन थी, अगर जो ब्रांडेड थी उस पर टैक्सेबल थी। तो अब वो कह रहे हैं कि वो ब्रांडेड वाला वर्ड उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो इससे फिर तो अगर उसी तरह है तो सारा ही टैक्स हो गया, अनलेस एंटिल उसमें वहाँ एग्जम्पशन दी गई है तो फिर एग्जम्पशन होगी उसमें। एडिबल प्रोडक्ट्स तो देखना पड़ेगा, एडिबल ऑयल के नहीं, उसमें 8 शेड्यूल में चेंजिंग आई होगी। हाँ, हो सकता है रिड्यूस रेट में हो। विदड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन ऑन द सेल टैक्स एडिबल ऑयल, वैसे एडिबल तो 6 प्रोडक्ट्स है। अच्छा, एडिबल प्रोडक्ट जो थी इन बल्क अंडर ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क, ये एग्जम्पशन तो 6 शेड्यूल में ही थी। 6 शेड्यूल में थी कि अदर देन ब्रांडेड वाली एग्जम्प्ट थी और जो ब्रांडेड थी वो टैक्सेबल थी। अब उन्होंने ब्रांड वाला भी उसको उससे लिफ्ट कर दिया है, तो लिफ्ट कर दिया है तो वो भी फिर एग्जम्प्ट होगी। ठीक है जी। अगर वो पहले एग्जम्पशन थी, कंडीशनल एग्जम्पशन थी कि जो विदाउट ब्रांड है वो एग्जम्प्ट है, जो ब्रांडेड है वो टैक्सेबल है। अब अगर उन्होंने ब्रांड वाला उसमें से कंडीशन लिफ्ट कर दी है तो इट मीन ब्रांडेड भी एग्जम्प्ट हो गई, या फिर सारी को टैक्स किया है तो उधर से ओमिट करना पड़ेगी। ठीक है, तो वो जब रेलेवेंट 60 रूल में हम इसके रेलेवेंट देखेंगे तो वहाँ से फिर क्लियर हो जाएगा। इन्हांसमेंट रिड्यूस रेट ऑफ सेल टैक्स 12 to 15 ऑन सप्लाई मेड बाई PSO रिटेलर डीलर इन लेदर एंड टेक्सटाइल। तो इसकी डिटेल वहाँ है, पहले 12% पे है ये लेदर और गारमेंट, अब इस पर उसको बढ़ा दिया गया 15-3% इससे बढ़ गया। स्ट्रीम लाइनिंग मेजर द रिक्वायरमेंट ऑफ शार्प एरिया और टायर 1 रिटेलर प्रपोज टू विड्रॉन, पहले उसके लिए स्पेसिफिक था रिटेलर की डेफिनेशन के लिए फॉल करने के लिए, तो वो अब डिलीट कर दिया गया। तो वो जो लिटिगेशन थी कि मेरा एरिया कम है ज़्यादा है, वो ख़त्म हो गया, वो उसमें कंडीशन ही नहीं है। क्लियर जी। उसके अलावा बाकी कंडीशन फुलफिल कर। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिजिटल इनवॉइसिंग एनालिसिस प्रपोज टू बी रीनेम डायरेक्टरेट ऑफ जनरल डिजिटल इंश्योरेंस, उसका नाम चेंज कर दिए। द स्कोप ऑफ penal action is proposed to be enhanced by substituting the cigarette pack with goods specified by the board। ये सीरियल नंबर 12 5th शेड्यूल में ये पेंसिलों के मतलब थी, पेंसिलों के रॉ मटेरियल ये वो उसको रिजर्व रेटिंग फैसिलिटी होती थी, तो उसमें ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह वो भी उन्होंने ऐड कर दिया, ज़्यादा उसको एक्सटेंड कर दिया। 12 में शेड्यूल रिजोडेटिंग एक्सपोर्ट रजिस्टर एक्सपोर्ट फैसिलिटी प्रपोज्ड टू बी बाय इंसर्टिंग वर्ड कमोडिटी, तो इस स्कीम के तहत जो एक्सपोर्ट जीरो रेटिंग है उसको भी इसको बढ़ा दिए। फर्दर रिगार्डिंग द ऑप्शन ऑफ सेल टैक्स ऑन ट्रांसफ्यूजन सेट नॉट पैक्ड इन द एल्यूमिनियम fuel import in the one consigned with blood bags explanation proposed in section 160 of 6 schedule, the omission of 159 6 schedule ये omit हुई हैं तो इन फिर समझे टैक्स लग गया। उसके बाद हार्मोनाइजेशन प्रोडक्शन ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी प्रपोज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द व्यू ऑफ सेल टैक्स इन अकॉर्डिंग विद डिसीजन ऑफ नेशनल टैक्स काउंसिल। तो पिछले साल ये इसको ऐड किया था, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो गुड्स की डेफिनेशन थी उसमें ऐड किया था, लेकिन पहले तो कोर्ट के ही डिसीजन थे कि ये ऑलरेडी गुड्स में शामिल है, लेकिन अब इस गुड्स में से इसको दोबारा एक्सक्लूड कर दिया गया। तो अब जो यहाँ उस पर टैक्सेशन कर दी गई, ये जो फेडरल टैक्स सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है जो फेडरल इस्लामाबाद टेरिटरी में है, तो वहाँ इसको इलेक्ट्रिसिटी पे 15% उन्होंने टैक्स लगाया। तो अब एक और सिचुएशन ये होगी, क्या अगर इसको एक्सक्लूड किया जो डिस्प्यूट राइज होगा, क्या अगर गुड्स की डेफिनेशन में से पहले ऐड किया है
तो अब एक्सक्लूड किया है, तो क्या फिर फेड जो हमारा सेल टैक्स एक्ट 1990 है, ये अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी पे लगता है कि नहीं लगता? अगर वो सर्विसेज है तो फिर तो PRA का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने डेफिनेशन में ऐड किया था ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर कोड डेफिनेशन कि ये इलेक्ट्रिसिटी गुड्स नॉट सर्विसेज। तो इंडो पाक में ऑलरेडी भी ये सेटल था, तो ये गुड्स हैं, ये गुड्स है, तो ये सर्विसेज नहीं है। तो पिछले साल उन्होंने स्पेसिफिकली गुड्स में डाल दिया था। इट मीन उन्होंने कहा ये उस ड्यू टू अमेंडमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ गुड्स, तो वो गुड्स बन गई थी। तो जब आप एक्सक्लूड की है तो लेजिस्लेटिव एविडेंस है कि ये गुड्स नहीं है, अदरवाइज गुड्स में से इसको एक्सक्लूड ना करते। और फिर साथ साथ इस्लामाबाद वाला जो टैक्स कैपिटल वाला टैक्स है वो उस पर लगा, इलेक्ट्रिसिटी पे लगा दिया। अब एट ए टाइम सेल टैक्स ऑन सर्विसेज वाला और सेल टैक्स ऑन गुड्स दोनों तो नहीं लग सकते। अब PRA जहाँ से अगर निकल जाएगा तो PRA क्लेम कर सकता है कि ये क्योंकि गुड्स नहीं है सर्विसेज हैं, तो इस पर जितनी लेस्को है या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो सप्लाई है उस पर फिर गुड्स वाला टैक्स जो है वो फेडरल वाला नहीं लगेगा, वो वाला लगेगा। तो पहले भी FBR के अंदर है, अब अगर ICT में आता भी है नहीं ICT नहीं तो नहीं इसके अंदर उसके पीछे है ना, पीछे सेल टैक्स की डेफिनेशन गुड्स में से निकाला है। पिछले साल गुड से प्रोडक्शन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गुड्स की डेफिनेशन में डाला था कि ये गुड्स है। सेल टैक्स एक्ट 1990 में जो गुड्स की डेफिनेशन है उसके अंदर इसको ऐड किया गया था, अब उसमें से एक्सक्लूड किया गया। वो मेरे ख्याल में वो आएगा कि एक डिसलेक्सिटी का है पीछे मुझे IPP बैठा है, वो जब लेस्को को बिजली बेचेगा तो वो उससे चार्ज नहीं करेगा, लेकिन लेस्को जब एंड कंज्यूमर जब वो है ही गुड्स नहीं है, जब हम या तो गुड्स हो तो फिर ले ना पैसे देने ही सिर्फ डिपार्टमेंट बदल गया कि पहले ये लिटिगेशन ये थी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज गुड्स और सर्विसेज। जब तक 18 अमेंडमेंट नहीं थी तो वो तो FBR लेता था और सेल टैक्स ऑन गुड्स सर्विसेज वाला सेपरेट था ही नहीं। तो 1990 वाला जो एक्ट था वो फुली अप्लाई होता था और ये डिस्प्यूट राइज ही नहीं होता था कि सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गुड्स या सर्विसेज। तो फिर लिटिगेशन आई तो पिछले साल 2021 में डेफिनेशन या 22 में गुड्स की डेफिनेशन चेंज की गई और उसमें लिखा गया, और आगे जो सेक्शन 7 था जहां आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको ट्रीट किया, वहां भी ये लिखा गया रहता सेपरेट कि उसका बिल भी डीम टू बी वो NYC होगा। तो अब जब डेफिनेशन से ये एक चीज़ निकाली जा रही, पहले ऐड की जा रही है, तो इट मीन पहले या तो कह रहे हैं कि ऐड ही गलत थी, तो नहीं, पहले तो कोर्ट के डिसीजन थे ये गुड्स है, फिर उनको नलीफाई किया कि नहीं भाई गुड्स नहीं, ये गुड्स उसको कंफर्म करने के लिए कहा गया कि ये गुड्स है, द गुड्स अब निकाल दिया गया। जब निकाला गया तो इट मीन इट इज नॉट गुड्स। ये तो नहीं कि अगर रहे तो फिर तो गुड्स ही, अब गुड्स में से निकाला गया तो स्पेसिफिकली अगर लेजिस्लेटर उसको निकालता है तो गुड्स में से, तो फिर वो गुड्स वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ फेडरेशन तो नहीं रहता, क्योंकि एंट्री नंबर 49 देखें तो उसमें सप्लाई या प्रोडक्शन ये वो गुड्स अदर एक्सेप्ट सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, तो ये सर्विसेज है। और उधर सर्विसेज उधर फेडरल का सब्जेक्ट में सर्विसेज में डाल के टैक्स भी कर दिया गया। तो PRA कह सकता है कि ये सर्विसेज है और जितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उस पर हम करेंगे। ये लिटिगेशन जिस तरह इस्लामाबाद ने लगाया सर्विसेज पे, तो ये भी उसी तरह जितना PRA है या बलूचिस्तान सिंध है या KP के है वो भी उसी तरह उसको इलेक्ट्रिसिटी वाला अपना क्लेमेंट कर सकते हैं। तो उनके निकाल दिया और टैक्स वो काउंसिल का डिसीजन भी आया है कि उसके मुताबिक हमने निकाला है। ठीक है, सवाल पैदा होगा कि NTC के पास ये डोमेन उसकी है या नहीं है? हैं? ये NTC की डोमेन है कि इसको गुड्स डिक्लेयर करे या सर्विसेज ना करे या ना करे, अब बिल में ला के अगर आप एक्ट पे डालेंगे तो फिर उसके डिसीजन को तो माना या ना माना डिसीजन मान लिया ना, तो एक्ट का पार्ट बन गया। किसी ने भी कहा, मैंने कहा प्रपोजल, या आपने कहा या किसी ने भी कहा, तो वो तो फिर पीछे रह गया ना। जब एक्ट का पार्ट बन गया तो फिर वो था या नहीं था ये तो नहीं फिर देखा जाए, तो फिर तो एक्ट ने पार्लियामेंट ने मान लिया ये है, ठीक है, उसने इफेक्ट दे दिए। उसके बाद रिलीफ में ये रेस्टोरेंट ये वो वगैरह है, इन सर्विसेज पे इस्लामाबाद
फेडरल वाला सब्जेक्ट जो है वहाँ सेल टैक्स आंसर लगा दिया। इलेक्ट्रिसिटी पावर ट्रांसमिशन पे 15% उन्होंने लगा दिए। उसके बाद ग्रांट ऑफ स्टेटस ऑफ कॉटेज टू बी फ्री लांसर एक्सपोर्ट ऑफ आई टी एनेबलिंग सच फ्री लांसर एक्सपोर्ट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल सेल रिटर्न। रेट ऑफ ऑन IT बेस्ड ऑन सिस्टम डेवलपमेंट कंसिडर प्रपोज टू बी रिड्यूस फ्राम 15 से 16 reduce to 15% from 16. Scope of IT enabling से proposed to be harmonized with the scope of ordinance on the, ये तो उसके लिए क्या नाम है से और कैपिटल टेरिटरी के लिए इस्लामाबाद के लिए। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। तो सबसे पहले इसमें जो 4C है, लिटिगेशन चलती रही थी, डिस्क्रिमिनेशन है, किसी के लिए 4 तक है, किसी में 10 है, किसी के लिए 22 के लिए है, किसी के 23 के लिए, तो उसको रैशनलाइज करके प्रोग्रेसिव टैक्सेशन उसकी की है। प्रोग्रेसिव मतलब 1 2 3 डिफरेंट स्लैब दे दिया और फर्स्ट शेड्यूल में, और 10 तक दे दिए। तो डिस्क्रिमिनेशन सारी जो है हर एक के लिए जिसकी इनकम उस रेंज में आएगी उस पर लगेगी। तो ये डिफरेंट रेट उन्होंने उसी दिए। रिड्यूस 6, उसमें री इम्पोजिशन ऑफ 6% एडवांस एडजस्टेबल विद होल्डिंग टैक्स ऑन नॉन ITL पर्सन कैश ड्रावल। तो कैश ड्रावल पे पहले ख़त्म, विद ड्रावल पे ख़त्म किया था, तो विद होल्डिंग जो है वो नॉन LTA होगा, होगा, तो उस पर 0.06 जो है हम प्रपोज कर दिए। 1% की विद होल्डिंग ऑन द सप्लाई का गुड्स अदर दैन से, तो ये सर्विसेज गुड्स पे जो विद होल्डिंग है 1% बढ़ा दी है। अगर समझ 6% पे इतना टारगेट आप 7 होगा तो इतना आ जाएगा। इस तरह इससे रेवेन्यू मेजर जो अगर नेक्स्ट पॉइंट इंक्रीज इन विद होल्डिंग टैक्स फॉर कमर्शियल इम्पोर्टर द गुड फॉलिंग अंडर पार्ट 12 शेड्यूल टू द इनकम। इसमें जो कमर्शियल इम्पोर्टर उसमें भी रेट में 0.5% जो है इंक्रीज कर दिया गया। उसका री इम्पोजिशन ऑफ 10%। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जो एक तो बाकी तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बोनस शेयर की एडिशन की है, जो कि पहले भी 2017 में या कि साल में बोनस शेयर पर टैक्सेशन की थी, और डेफिनेशन ऑफ इनकम भी चेंज की थी। चेंज करने के साथ साथ फिर आपका जो आगे विद होल्डिंग की भी चेंज की थी। फिर सेक्शन 39 में भी इसको एज ए इनकम अदर सोर्स डाला था। तो अब भी उसी तरह उन्होंने विद होल्डिंग वाला भी, इसको फाइनल डिस्चार्ज भी और ऑनवर्ड जो उसका प्रोसीजर कि कलेक्ट कैसे करना है, कंपनी ने जब डिक्लेयर करना है किस तरह करना है, तो वो रेलिवेंट सेक्शन जो 236Z जो है वो नया इंट्रोड्यूस किया। तो बाकी फाइनल टैक्स के जो 169 168 और 9 वाले सेक्शन जो है उनमें भी अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट की। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसको हम देखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नई चीज़ जो आई है वो टैक्सेशन ऑफ बोनस शेयर है। तो सेक्शन 236Z वाली है, और फिर 39 में उस अदर सोर्स में ऐड किया है, प्लस डेफिनेशन ऑफ इनकम है। तो बाकी फाइनल डिस्चार्ज वाले जो सेक्शन है उसमें उसके बाद इंक्रीज ऑफ विद होल्डिंग टैक्स 1 to 5% द पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट थ्रू डेबिट क्रेडिट प्रीपेड कार्ड। तो ये नॉन एंटी वाला, इसके लिए इम्पोजिशन एडजस्टमेंट 2 लाख एट द टाइम इशूएंस वर्क परमिशन एम्प्लॉयमेंट फॉर फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर। बाहर जाएंगे तो वीज़े पे 2 लाख रुपए का ये भी टैक्स है। इम्पोजिशन एडिशनल एट द टाइम, ये पिछले 5 सालों में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फैक्टरों की वजह से आपको गेन हुआ है, जैसे फ्लक्चुएशन है, स्टॉक है, या आपकी रियल एस्टेट है, जो समथिंग बिट ऐसी इनकम आई है, तो उस पर भी वो एडिशनल टैक्स जो है वो लगाया गया है पिछले सालों का। वो रीट्रांसपेक्ट होगा नहीं हो, उन्होंने बेसिकली किया जो डॉलर की फ्लक्चुएशन ये है वही ना, वो इसमें आगे फिर वो बता देंगे कौन से वाले फैक्टर हैं, कौन सा एरिया है, कौन सा सब्जेक्ट मैटर है, तो कितना लगना है वो आगे हम देख लेंगे। उसके बाद कंटिन्यूस फिक्स टैक्स 0.2 हर IT का जो रेट है फाइनल डिस्चार्ज वाला 154A वाला उसके मुताबिक है। उसमें एक कंडीशन जो है उन्होंने ख़त्म कर दी कि रिटर्न ना फाइल की हो। तो उसके बाद ऑटोमेटिक इशुएंस ऑफ एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, नॉन रेजिडेंट को 152 में करना है तो वो 30 दिन में नहीं करेगा तो डीम टू भी इशू होगा। इस तरह विदड्रॉ सेल टैक्स रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट IT वाली जो है वो ख़त्म कर दी। इंक्रीज इन बिजनेस टर्नओवर लिमिट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स 250, वो सेमी वाली जो लिमिट हुआ टर्नओवर के लिए भी 800 तक बढ़ा दी। टू क्वालिटी कंसाइज टैक्स SME एंड इंक्लूजन ऑफ IT द सेमी, ये मैंने पहले कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंसाइज टैक्स रेट ऑफ 20% द बैंकिंग
कंपनी इनकम फ्राम एडिशनल एडवांसेस ITA सेक्टर इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड 39 के बजाय बैंकों को भी इस पे एरिया पे इनकम होगी तो 30 होगा। इनहांस मॉनेटरी लिमिट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, तो वही मैंने पहले भी कहा कि 5 मिलियन था तो अब इन टर्म ऑफ डॉलर $100,000 की लिमिट दे दी। नेचर सोर्स नॉट एक्सप्लेन, वेवर ऑफ 2% फाइनल विद होल्डिंग ऑन द परचेज प्रॉपर्टी, ये भी नॉन रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट खरीदेगा तो उस पर जो फाइनल डिस्चार्ज था वो खत्म कर दीजिए। 10% रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 5 मिलियन विच एवर लोअर फॉर द बिल्डर और रिडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी को बेनिफिट दिए हैं। इंडिविजुअल घर बनाएंगे तो उसके लिए भी हैं, जो कंस्ट्रक्टर हैं जो वो बनाएंगे तो उनके लिए भी 15 रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी फॉर द यूथ एंटरप्रेन्योर, तो यूथ एंटरप्रेन्योर के लिए भी वही टैक्स क्रेडिट जो है 30 अप टू एज ऑफ 30 ईयर के लिए। एक्सटेंशन ऑफ 2 ईयर फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स रेट 20% फॉर द बैंकिंग कंपनी इनकम फ्राम एडिशनल एडवांस टैक्स टू लो कास्ट हाउसिंग एग्रीकल्चर सेमी, इस सेक्टर में देंगे तो उनको भी इंसेंटिव दिया। इनकरेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट कमोडिटी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जर्म्स मेटल्स एटसेट्रा थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय प्रोवाइडिंग 1% कंसेशनरी फाइनल टैक्स रेट टू इंटरेक्ट एक्सपोर्ट, रिडक्शन ऑफ मिनिमम टैक्स लायबिलिटी ऑन द टर्नओवर लिस्टेड कंपनी के लिए 1.2 से 1% कर दिया, 0.25 रिड्यूस कर दी। Extension of for 1 year granted 2% to profit and gain on sale property or share of special purpose vehicle to any type of REIT scheme जो थी रियल एस्टेट के लिए म्यूचुअल टाइप, तो उसको लिए कि एक्सटेंशन ऑफ इनकम फॉर 1 year फॉर द रेजिडेंट पर्सन ऑफ फाटा की जितनी भी एग्जाम्पशन है वो सारी 1 साल के लिए, जैसे पिछले साल दी थी वो 1 साल बढ़ा दी गई। 5-year tax holiday for agro industry being semi set up on or after 1st day of July 2023 from tax year 2023 to 2028, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्रो मैंने डिस्कस की थी, तो 5 ईयर इसकी टैक्स हॉलिडे। बाकी इनकी जितनी इक्विपमेंट्स हैं सीड्स हैं उन चीज़ों पे ड्यूटी शूटी या सेल टैक्स जो एग्जाम्पशन है 5 ईयर की टैक्स हॉलिडे भी है। न्यू इंडस्ट्री अगर होगी सेमी की डेफिनेशन में फॉल करेगी और एगो नेचर की होगी तो उस सिचुएशन में, और स्पेसिफाई एरिया भी किया जाएगा कि इस एरिया में होगी तो उसके मुताबिक फिर होगी। Streamlining, broadening scope of definition, permanent resident of non-resident person, streamlining definition associated to make it more circular and elaborate, bringing more clarity and carry forward regime of minimum tax on turnover, removal of technical mistake in banking sector of super tax regime by substituting tax year 2000 with tax year 2023, inserting enabling provision for computation, collection and payment super tax, तो एडवांस टैक्स भी आप जो है सुपर टैक्स वो भी एडवांस में भी ऐड किया गया कि एडवांस भी उसकी जैसे दूसरे एडवांसेज लेते हैं इसका भी एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग नॉन टैक्स रेवेन्यू अंडर एनी अदर स्टैच्यू और लॉ बाय द कमिश्नर, किसी और लॉ कहता है जैसे सेल टैक्स है या आपका कस्टम है या कोई और है रेवेन्यू, उन लॉ में भी जो रिकवरीज हैं वो भी कमिश्नर कर सकेगा। गिविंग इफेक्ट टू चेंज ऑफ नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर फ्लड फंड टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड फॉर फ्लड अदर्स, डॉक्यूमेंटेशन measures, reimposition of advance adjustment from person not on the ATL, federal excise proposed amendment imposition of FED on energy inefficient fan 2000 per fan and incident bulb 20% to propose approved by the federal cabinet in case of the scope of FED and services is be enhanced by adding royalty and fee for the technical services, तो FED का स्कोप बढ़ा है इसमें ऐड किया। तो बेसिकली ये अभी तक एक लिटिगेशन में ही है कि FED सर्विसेज पे भी उठाए जा रहे हैं, तो दूसरा कह रहे हैं कि फेडरल का सब्जेक्ट नहीं है, तो सेल टैक्स सर्विसेज भी लग रहा है, PRA भी लगा रहे हैं, प्रोविंशियली भी लगाए जा रहे हैं और इधर FED भी लगाए जा रहे हैं। तो FED वाले फेडरल अपनी मर्ज़ी से उधर नहीं है तो इधर लगा लेते हैं। तो उधर 18 अमेंडमेंट के बाद जो एंट्री नंबर 49 है उसमें एक्सेप्ट सेल टैक्स ऑन सर्विस है, वो कहते चलो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज नहीं लगाते FED लगा लेते, बस ये रोला है। अब इन्होंने कुछ चीज़ों पे फ़ी ऑन टेक्निकल सर्विसेज ये भी लगाना है, PRA दूसरे वगैरह प्रोविंस भी लगा। स्ट्रीमलाइनिंग मेजर न्यू क्लास E of subsection 1 of section 3 proposed to add which will elaborate further chargeability of federal on the goods and services डायरेक्टिव, ये उसी तरह जिस तरह दूसरे लॉ में चेंज की इसी तरह की पब्लिक जर्नल ऑर्डर एंड डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन एंड रूलिंग ऑफ द बोर्ड ऑन इट्स आर प्रपोज वी अलाइन विद द प्रोविजन अंडर सेल टैक्स, तो सेल टैक्स में भी है कि वो उसके मुताबिक इसको इन लाइन विद दैट कर दिया। जी ख़त्म हो गया। तो अब हम देखते हैं जो है इनकम टैक्स को, पहले तो उसके सेक्शन वाइज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन वाइज सबसे पहले हम
बिल खोलें। ये एक समराइज था। अब हम सबसे पहले बिल का जो सेक्शन 1 है, शार्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, जो कि डिटरमिन करता है कि इसका टाइटल क्या है, कमेंसमेंट कब होगी। ठीक है, तो बिल शैल बी कॉल्ड फाइनेंस बिल 2023, ये इसका टाइटल है। इट शैल अनलेस स्पेसिफाई अदर कम इनटू फोर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2023। तो इसका फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से ऑनवर्ड इन्फोर्सेबल होगा। और पीछे अनलेस अंटल पीछे कहीं कहा गया है कि पिछले साल से, अदरवाइज तो 2024 पे एप्लीकेबल होगा। कहीं अगर आगे किसी सेक्शन ऑफ द बिल या क्लाज ऑफ द बिल कहीं लिखा गया है कि 22 में, जैसे अभी हमने कहा था पिछले 5 सालों में, 2023 से पिछले 5 सालों में कोई एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फैक्टर से इनकम आई है तो उस पर एडिशनल टैक्स होगा। तो वो वाला कहीं, वो जहाँ कहीं मेंशन होगा तो वो फिर ट्रांसपेक्टिव होगा। जनरल ये है कि ये प्रॉस्पेक्टिव होगा, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से इन्फोर्स होगा। और 2024 टैक्स ईयर जो इनकम टैक्स के लिए 2024 ऑनवर्ड ये अप्लीकेबल होगा। अनलेस अंटिल कोई सप्लीमेंट्री जो कि यूजुअल आते हैं बिल, तो वो अगर कोई आ गया मिनी बिल तो उसके मुताबिक चलेगा, अदरवाइज फिर ये इस तरह चलेगा। पटौनी वाला हमारा रेलेवेंट नहीं है, इसको हम छोड़ते हैं। कस्टम वाला हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। 40 से स्टार्ट होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसके फाइनेंस एक्ट पेज 40 से। इसको हम अब ये ग्रुप डिस्कशन होगी, इसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो हर कोई अपने अपने व्यूज़ दे सकता है। तो ये अमेंडमेंट जो प्रपोज की गई हैं थ्रू बिल, तो 2023-24 तो वो साथ साथ खोल लेंगे कि रेलेवेंट सेक्शन कौन से हैं। तो पहले डेफिनेशन में सेक्शन 2 का सब सेक्शन 29 और 41 और 59A, तो ये अमेंडमेंट आई है। तो 2 सब सेक्शन 29 किधर है बेटा, वो लाइन है खोले। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 29 है, खोले ना बेटा, बजट यहाँ ये आ गया ना 2, ये ऑर्डिनेंस को भी अलग खोलें। तो सेक्शन 29 इनकम टैक्स की डेफिनेशन है। इनके पास फाइनेंस एक्ट है, साथ खोल ले, तो जो सवाल है बल्कि साथ साथ करते जाइएगा उस सेक्शन या उस अमेंडमेंट से मुतल्लक, ताकि वो चीज़ 29 इनकम पहले भी हमने जब डेफिनेशन कर रहे थे उस वक्त भी हमने इसको इंटरप्रेट भी किया था, रीड भी किया था। इसके इनकम इंक्लूड्स, इनकम की रियल डेफिनेशन नहीं है इसमें बेसिकली इनकम इंक्लूसिव डेफिनेशन है जो इनकम के वर्ड को इनलार्ज करती है, इनलार्जिंग डेफिनेशन है। इनकम की जो रियल डेफिनेशन है वो अपनी जगह पे डायरेक्टली या अदरवाइज जुडिशली डिफाइंड वर्ड जो भी उसमें फॉल करता है वो है। तो वैसे तो इनकम होती है कि रूटीन में या रेगुलर में जो आपको इनफ्लो आ रहा है या इनकम्स आ रही है अक्रूवल बेसिस पे या कैश पे, वो आपकी इनकम होगी। जो आप ऑर्डनरी काम करते हैं तो उससे ऑर्डनरी या रेगुलर और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ना हो, तो या कोई जो एक्सेप्शनल ना हो, तो रेगुलर नेचर की, रिकरिंग नेचर की हो, तो जो आपकी मॉनेटरी बेनिफिट आपको आ रहा है वो आपकी इनकम है। लेकिन क्योंकि यहाँ डिफाइन नहीं की तो यहाँ इंक्लूसिव की डेफिनेशन दी गई है। तो इनकम इंक्लूड एनी इनकम चार्जेबल टू अंडर दिस ऑर्डिनेंस, तो कोई भी इनकम जो है जो चार्जेबल टू ऑर्डिनेंस है तो वो इनकम कही जाएगी। और चार्जेबल टैक्स कौन सी है,
5 हेड हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी और उसके साथ साथ आपका बिजनेस और कैपिटल गेन और अदर सोर्स। तो इन हेड में जो चार्जेबल टू टैक्स है या कहीं और चार्जेबल टू टैक्स है इनमें नहीं भी है तो अदरवाइज डीम्ड इनकम है 111 में या अदरवाइज तो जो भी चार्जेबल टैक्स है अंडर द ऑर्डिनेंस तो उसको हम इनकम कहेंगे। और उसके बाद एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन डिडक्शन टैक्स अंडर सेक्शन 143 जिस पे विद होल्डिंग टैक्स कलेक्शन डिडक्शंस के प्रोविजंस हैं उसको भी कहा जाएगा इनकम, इवन दो वो इनकम नहीं है क्योंकि जो भी सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग या डिडक्शन ऑफ टैक्स अमाउंट है उसको इनकम ट्रीट किया गया है। अदरवाइज फिर विद होल्डिंग हो नहीं सकती। अदरवाइज जैसे बैंक है, बैंक ट्रांजैक्शन जो आप बैंक से विदड्रॉ करते हैं वो इनकम तो नहीं होती, तो वो तो एक्सपेंडिचर है, आपने ड्रा किया है लेकिन उस पर टैक्सेशन नहीं हो सकती, विद होल्डिंग नहीं लग सकता, तो इसीलिए उसको पहले इनकम ट्रीट कर लिया। पुराने लॉ में इस तरह नहीं था, तो वहाँ यही लिटिगेशन हुई कि ये इनकम तो है नहीं तो इस पर विद होल्डिंग कैसे लग गया या कलेक्शन इस पर कैसे लग गया। तो इस लॉ में फिर उन्होंने उसको पहले ट्रीट कर लिया कि जो भी अमाउंट जिस पे विद होल्डिंग होनी है या जिस पे कलेक्शन होनी है तो उसको पहले ट्रीट किया गया कि वो इनकम है। तो इसलिए डीमिंग प्रोविजन के तहत उसको इन सेक्शन में जो विद होल्डिंग होगी उसको कहेंगे एनी अमाउंट ट्रीटेड एज ए इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस एंड एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ 10 जो है 10 नंबर क्या है, इसमें से सेक्शन 234 डिलीट किया गया नहीं, बल्कि डिलीट नहीं किया गया, इसमें ऐड किया। नहीं डिलीट नहीं किया गया, उसी उधर ही आए पहले उधर ही हैं। 234Z ऐड किया बोनस सुन शेयर्स का। सुन ले एक मिनट, पहले उधर ही डेफिनेशन में 10 नंबर क्या है, ये 10 नंबर पहले नीचे है 2014 में 10 नंबर क्या है, but does not include in case of shareholder or company the amount represent face value of bonus share or the amount of benefit declared issued paid by the company to sharer with the view to increase its paid up capital। तो पहले स्पेसिफिकली जो बोनस शेयर है वो इनकम की डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड था, पहले ओरिजिन थे, फिर 2014 में फिर जब बोनस की टैक्सेशन की है तो ये डेफिनेशन में से निकाला गया। क्लियर, पहले बोनस शेयर को डेफिनेशन ऑफ इनकम में फॉल ही नहीं करता था, इसलिए क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड था थ्रू दिस वर्डिंग। तो 2014 में जब बोनस शेयर की टैक्सेशन की तो इसको डेफिनेशन में से पहले निकाला ताकि डेफिनेशन का पार्ट बन जाए इसको, बट नॉट इंक्लूड जब इसको ख़त्म किया तो इट मीन वो इसका पार्ट बन गया। ठीक है ना, बोनस शेयर जो है जो शेयर होल्डर को कंपनी ने दिया तो वो उसकी इनकम बन गया। तो इनकम बना तो फिर साथ ही उन्होंने 39 में भी चेंज किया, उसके लिए भी सेक्शन विद होल्डिंग का भी डाला तो उसमें फाइनल टैक्सेशन की। तो फिर आगे आके इसको उन्होंने फिर अगले किसी 2017 में या 18 में उसको बोनस शेयर की टैक्सेशन विद होल्डिंग और को ख़त्म कर दिया। अब फिर दोबारा री इंट्रोड्यूस किए, तो अब री इंट्रोड्यूस करने के लिए तो ये तो एक्सक्लूडेड था तो वहाँ से मिट था, अब उन्होंने उसका प्रोसीजर वो जो 236Z है उसको ऐड कर दिया ताकि वो वहाँ जो विद होल्डिंग होगी वो भी इनकम है। ठीक जी, उसको इनकम बनाने के लिए या तो यहाँ बोनस शेयर को पहले ख़त्म किया गया था, फिर बोनस शेयर की सारी स्कीम ही ख़त्म कर दी, अब उन्होंने उसकी जगह जो सेक्शन जो है वो ऐड किया गया है 236Z। तो पहले हम 236Z पढ़ लेते हैं उसका। हाँ 236Z खोल लें, उससे पहले 39 जहाँ अमेंडमेंट है उसको देख लें, फिर 168 में भी होगी और 169 में भी होगी। तो इसकी अमेंडमेंट जो है तो ये ऐड की बोनस शेयर इशूज बाय द कंपनी, समझे ये इनकम की डेफिनेशन में इसको डाला गया। तो अब इसकी टैक्सेशन जो है बोनस शेयर की विद होल्डिंग की फाइनल डिस्चार्ज की इस सेक्शन के तहत होनी है और होनी किस हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सेक्शन 39 में भी अमेंडमेंट की है, वहाँ भी जहाँ हेड लिखे होते हैं ये वे वहाँ भी इसको बोनस शेयर इनकम बोनस शेयर वाले को लिखा गया। क्लियर जी, वो 39 फिर देखते हैं, पहले हम ये इसको डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ इसकी टैक्सेशन जो है बोनस शेयर की किस तरह होनी है।
नॉट विद, पहले सबसे है कि ओवर राइडिंग सेक्शन है, कहीं एम्बिगुइटी हो किसी और सेक्शन में तो ये प्रीवेल करेगा, ये सब्जेक्ट टू नहीं है, ये ओवर राइडिंग है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब क्योंकि कंपनी ऑर्डिनेंस में तरीक़ेकार इशू करने का ये वो और है, तो यहाँ उन्होंने किसी लॉ में भी कोई भी इनकन्सिस्टेंट हो इससे तो ये प्रीवेल करेगा। तो इन्फोर्स एवरी कंपनी इशूइंग बोनस शेयर, नीचे to the shareholder of a company shall withhold 10% of the bonus share to be issued। तो अब क्योंकि पैसे लेने, पैसे कलेक्ट करने, क्योंकि उसको तो शेयर आपने ये बोनस इन कैश नहीं है, इन काइंड है, आपने शेयर एडिशनल शेयर सर्टिफिकेट उसको दे देने, बोनस शेयर जिसको कहते हैं। अब कैश की तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो इसलिए कंपनी में ड्यूटी लगाई गई है कि जब उसको बोनस शेयर इशू करके देने हैं तो उससे पहले वैसे लेने हैं कि जितना टैक्स है वो लेना है, ले और उससे टैक्स लेके वो जमा कराएं, तो पहले अपने पास से जमा कराएं फिर उधर से लेते रहें, उसका आगे प्रोसीजर दिया गया। तो ये ओब्लिगेशन ये है कंपनी पे कि नहीं, वो आगे आगे बताएगा, पहले तक आएगा विद होल्ड करें, फिर 15% शैल विद हेल्ड 10% ऑफ द बोनस शेयर टू बी इशूड। तो 10% उसका, बाकी टोटल जितने भी शेयर हैं 10% उसको विद हेल्ड कर रहे, ठीक है। तो उसके बाद बोनस शेयर विद हेल्ड अंडर सेक्शन शैल ओनली बी इशू टू द शेयर होल्डर इफ द कंपनी कलेक्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर टैक्स इक्वल टू 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बोनस शेयर इशू टू द शेयर होल्डर इंक्लूडिंग बोनस शेयर विद हेल्ड डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ डे टू डे प्राइस ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ क्लोजर ऑफ द बुक्स इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड वैल्यू एज प्रेस्क्राइब इन केस ऑफ अदर कंपनी। तो जो लिस्टेड कंपनी है उसकी जो क्लोजर पे रेट है उसके मुताबिक उसकी वैल्यू कर लेगा कि शेयर कितने का है, तो उसके मुताबिक वैल्यू करके तो उसका 10% शेयर होल्ड करना है, उससे लेना है। अब वो उस वक्त विद होल्ड रखेगा जब तक वो पैसे नहीं देगा, कलेक्ट कर लेगा, तो उसकी बेसिस वैल्यूएशन का प्रोसीजर भी दे दिया। उसके बाद टैक्स अंडर सब्सिडेंस शैल बी डिपॉजिटेड, अब ये कलेक्ट तो करता रहेगा, अब पहले डिपॉजिट की कंडीशन भी लगा दी। द टैक्स अंडर सेक्शन शैल बी डिपॉजिटेड बाय द कंपनी विद इन 15 days ऑफ द क्लोजर ऑफ बुक्स वेदर आर नॉट टैक्स हैज बीन कलेक्टेड बाय द कंपनी अंडर सब्सिडेंस 2। तो अब आपने शेयर होल्डर से कलेक्ट किया है या नहीं किया, कंपनी ने 15 दिन के अंदर अंदर जमा कराने, तो जमा करा के बाद में कलेक्ट करती रहेगी। वो कलेक्शन का फिर प्रोसीजर दिया हुआ है आगे कि आगे फिर शेयर होल्डर से शेयर उतने शेयर होल्ड कर लें, बेच के रिकवर कर लें, जो प्रोसीजर जो है वो नीचे। कंपनी लायबल टू डिपॉजिट टैक्स अंडर दिस शैल बी इंटाइटल टू कलेक्ट एंड रिकवर टैक्स डिपॉजिटेड फ्रॉम द शेयर होल्डर ऑन हुज बिहाफ द टैक्स हैज़ बीन डिपॉजिटेड बिफोर द इशूएंस ऑफ बोनस शेयर। तो उससे पहले बोनस शेयर इशू करने से पहले उसको कलेक्ट करे। इफ़ द शेयर होल्डर नाइदर मेक्स पेमेंट ऑफ टैक्स टू द कंपनी नार कलेक्ट इस बोनस शेयर, तो विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ इशूएंस ऑफ बोनस शेयर द कंपनी में प्रोसीड टू डिस्पोज ऑफ द बोनस शेयर टू द एक्सटेंट इट हैज़ पेड टैक्स ऑन इट्स बिहाफ अंडर दिस सेक्शन। अगर वो ना शेयर लेने आता है बोनस शेयर तो ना ही पैसे देता है, तो कंपनी फिर जितना टैक्स है 10 वो जो 10% जो फिगर बनती या 15% जो भी अमाउंट है उतने शेयर वो बेच के अपने रिकवर कर सकती है मार्केट में। तो वैल्यूएशन का प्रोसीजर पहले दिया। इसमें बोनस शेयर शैल बी डीम टू बी इनकम ऑफ द शेयर होल्डर एंड टैक्स कलेक्टेड बाय द कंपनी अंडर दिस सेक्शन आर प्रोसीड ऑफ बोनस शेयर डिस्पोज ऑन पेड अंडर दिस शैल बी ट्रीटेड टू हैव बीन पेड ऑन बिहाफ द शेयर होल्डर। तो शेयर डीम्ड इनकम पहले है, बोनस शेयर जो है वो शेयर होल्डर की डीम्ड इनकम है, और फिर टैक्स कलेक्टेड जो है वो पेड ऑन, उसका क्रेडिट जो है शेयर होल्डर ने लेना है 168 169 जो है वो उसके मुताबिक चलेंगे। टैक्स पेड अंडर सेक्शन शैल बी फाइनल ऑन द इनकम ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी अराइजिंग फ्रॉम द इशूएंस ऑफ बोनस। तो उस शेयर होल्डर की जो फाइनल जो उसका टैक्स दिया होगा उसने फाइनल डिस्चार्ज होगा, नहीं भी देगा तो रिटर्न के साथ देना पड़ेगा जो फाइनल डिस्चार्ज होगा। क्लियर जी। इन द उसके बाद ये अगला शेड्यूल। तो अब 39 पे अमेंडमेंट है। 39 को सीक्वेंस में देखें कि पहले देखें? चलो सीक्वेंस में दे लें। चलो अब अगली, अब 40 क्लास 41 में सर ये वर्ड चेंज हुए हैं। 41 ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के स्कोप को ब्राडन किया गया है। पहले खोल 41 होगा।
फिक्स को यहाँ से ख़त्म किया गया। फिक्स प्लेस और पर्सनल की जगह पे इंटिटी कर दिया गया, ठीक है। तो फिक्स प्लेस ही आप ब्रॉडन कर दी गई डेफिनेशन, तो फिक्स प्लेस वाला कंसेप्ट जो है वो फिर नॉन रेजिडेंट की फिक्स प्लेस फिक्स डिलीट हो फिक्स ख़त्म कर दिया गया। प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं भी हो तो फिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्चुअल जो है सिस्टम होता है वो वाली भी इसमें अब चल जाएगी। पहले भी फिक्स प्लेस हो कहीं ना कहीं कंपनी, तो अब पहले पर्सनल का एक वर्ड था उसको भी उन्होंने इंटिटी का वर्ड वहाँ दे दिया, तो इसलिए इसका हाँ जी ऐड कर दिया, तो इस उसको को ब्रॉडन कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला बेसिकली जो ऑनलाइन हमारे बिजनेसेस नए आए हैं हाँ वो सारे अब इसमें फिक्स प्लेस नहीं भी है तो ऑनलाइन वाले इसमें चल जाएंगे। तारीफ का ये मकसद है इसका स्कोप ब्रॉडन किया गया है। ऑनलाइन बिजनेस जो है वो कोई नॉन रेजिडेंट करता है तो उसको भी उसका वो एज ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझा जाएगा, इवन दो स्पेसिफिक प्लेस या ऑफिस या वो नहीं भी है, तो इसलिए पर्सनल का वर्ड था तो इंटिटी का भी वर्ड लगाया। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर, तो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर पर्सन हु इज एंगेज मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेशन है, तो इसमें आईटी का किधर है इसमें अमेंडमेंट जो की उन्होंने पूरी तारीफ ही सब्स्टिट्यूट कर दी, वहीं पे खोले चलो वहीं खोल लें ये सी जो है हाँ सी दूसरी तरफ उधर जाए, ये सी में पूरी वैसी प्लेस हो गई सब्स्टिट्यूट। ये सब्सिडी 59A जो है 2 की स्मॉल एसएमई की डेफिनेशन ही चेंज कर दी, तो इसमें चीज़ें कुछ ऐड कर दी, एक लिमिट बढ़ा दी, ठीक है। इसमें 59A स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर मींस ए पर्सन मंसर हुज बिजनेस टर्नओवर इन द टैक्स ईयर डज नॉट एक्सीड 800 million रुपीज़ एंड हु इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेशन 7 एक मैन्युफैक्चरर होना चाहिए पहले तो मेरा, और दूसरा प्रोवाइडिंग आईटी भी उसमें ऐड कर दी, पहले आईटी नहीं थी, पहले स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री वाला कंसेप्ट था, तो अब उन्होंने सर्विसेज वाला भी ऐड कर दिया। प्रोवाइडिंग रेंडरिंग आईटी सर्विसेज और आईटी एनेबलिंग सर्विसेज एट डिफाइन इन 30AD और 30AE ऑफ सेक्शन 2 प्रोवाइडेड दैट एनुअल बिजनेस टर्नओवर ऑफ द स्मॉल मीडियम एक्सीड 8 million इट शैल नॉट क्वालिफाई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इन द टैक्स ईयर इन विच एनुअल टर्नओवर एक्सीड दैट टर्नओवर और एनी सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर। अगर एक किसी साल में बढ़ गया इस लिमिट से तो उसका जो स्टेटस है एसएमई वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर बढ़ गया है तो अगले सालों में कम भी होगा तो फिर भी वो एसएमई नहीं होगी, ठीक है। इस साल अगर एक दफ़ा बढ़ गया है वंस इट इंक्रीज ओवर द लिमिट फिक्स तो फिर दोबारा वो सेमी नहीं हो सकती, इवन दो सब्सिक्वेंट ईयर में फिर कम भी हो जाए तो वो फिर सेमी की डेफिनेशन से ही आउट हो जाए। तो इसमें जो आईटी वाले हैं ये जो लोकल आईटी वाले हैं वो फॉल करेंगे, एक्सपोर्ट वाले सारे 154A में जाके डील होने, क्या जो एक्सपोर्ट वाले आईटी वाले हैं वो 154A में जाके डील होंगे ना? जी जी जी, जो यहाँ पे आईटी का यहाँ आईटी सारे हैं, यहाँ डिफाइंड है आगे दोबारा खोलें वो हम डेफिनेशन एसएमई के पर्पस क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट है, तो ये लोकल सेल वालों को होगा जो आईटी लोकल सेल वाले हैं। लोकल वो एक्सपोर्ट वाला एक्सपोर्ट का, ये जिस तरह लोकल स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर दूसरे इंडस्ट्री है इस तरह आईटी वालों को भी फायदा होगा। लोकल हाँ जी लोकल वालों ये हाँ जी जी लोकल वालों के लिए ये होगा, और एक्सपोर्ट वालों के लिए 154 वाला वो उसी तरह रहेगा, वो कंडीशन जो है। यहाँ ये सेमी में भी फाल कर गया ना, बस समझे इसके मल्टीपल बेनिफिट इसको दे दिए। एक तो एक्सपोर्ट वाले के लिए वो है कि बाहर से आए तो एक्सपोर्ट 1% वो जो अमाउंट है वो दे दे, उसका फाइनल डिस्चार्ज है, ठीक है, उसमें जो सब्जेक्ट टू कंडीशन जो वहाँ है। दूसरा ये है कि वो सेमी में भी फाल करता है, यहाँ टैक्स लगता है ना, सेमी पे लो टैक्स है, 2 टैक्स हैं आपका, नॉर्मल भी आप दे सकते हैं फाइनल भी दे सकते हैं, तो लो टैक्स के रेट हैं वो 15% और पहले भी हमने डिस्कस किया, जो भी 100 मिलियन तक इतना 250 तक इतना आगे इतना उसके रेट हम देख लेंगे। तो फाइनल वाले में जाना है, ऑप्शन भी थी, ऑप्शन नॉर्मल में आपने देखना है या फाइनल में देना है, तो उसके मुताबिक ये क्योंकि आप सेमी की डेफिनेशन में आ गया तो सेमी वाले बेनिफिट या टैक्स रेट फाइनल ऑप्शन वाले नॉर्मल वाले तो वो सारे बेनिफिट इसको अवेलेबल है जो डेफिनेशन ऑफ वो आईटी एनेबलिंग सर्विसेज में फॉल करेगा, ठीक है। आईटी में अकाउंटिंग सर्विसेज ये वो सब बंदा जो एक्सपोर्ट भी कर रहा है और लोकल भी कर रहा है तो फिर ये दोनों उसमें कर जी अगर एक्सपोर्ट अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट वाला है तो 154A वाली कंडीशन फुलफिल करता है तो उस पर एक है, उस पर फाइनल डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है।
हैं 25 या जो भी 0.25 जो भी है वो उसके मुताबिक वो होगा तो उसका फाइनल डिस्चार्ज हो जाएगा थ्रू बैंकिंग चैनल या बाकी जो कंडीशन है उसमें फाइलिंग ऑफ सेल टैक्स PRA वाली वो अप्लीकेबल नहीं, वो ख़त्म की, तो बाकी उसकी कंडीशन फुलफिल है तो वो फाइनल डिस्चार्ज होएगा। वो ना आप फाइनल डिस्चार्ज FTR जो होता है उसमें उसको शो कर देंगे। उसके अलावा उसकी लोकल काम है तो लोकल इस लिमिट में हम देखेंगे, इस लिमिट विद इन दैट लिमिट तो सेमी है, तो सेमी में जो उसकी लोकल सर्विसेज हैं वो अदरवाइज तो टैक्सेबल है, अदरवाइज AOP इंडिविजुअल कंपनी के लिए अपने अपने रेट हैं। लेकिन क्योंकि आप फिर इसमें फॉल करते हैं 800 से कम है तो यहाँ वाले रेट जो है आप जो नेट इनकम आपकी आएगी वो यहाँ वाले आपको रेट लगेंगे। उसमें आपके पास फिर ऑप्शन है कि आप उसके लिए नॉर्मल में जाना चाहते हैं या आप फाइन उसको भी जो लोकल आपने सर्विसेज दी हैं उसके लिए जैसे इंडस्ट्री सेमी है तो आप फाइनल में जाना चाहते हैं या उसमें जाते हैं तो उसको आप ऑप्शन दे लेंगे और उसके मुताबिक टैक्सेशन दे लेंगे। 100 मिलियन के अंदर टर्नओवर होगी तो आप 100 वाला रेट लगेगा और 250 तक जाएगी तो वो वाला रेट उस रेंज वाला होगा और 250 से आगे अगर रेट चेंज किए 800 तक तो वो रेट लगेगा। 154A में जाते हैं, अगर मैंने विद होल्डिंग नहीं की प्रॉपर तो क्या मुझे 154A से निकाल दिया जाता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के। हाँ तो इधर आ जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था अगर हम रिटर्न ही SME की फाइल करें तब एक्सपोर्ट उसमें विद होल्डिंग पे इशू भी आ जाता है। नहीं वो ठीक है, वो नहीं आपको वहाँ इंसेंटिव है 1% का, यहाँ 15% लगना है। 15% का रेट का अच्छा 0.25 है 525 है टर्नओवर का 113 के रेफरेंस 113 का अलग है कि नॉर्मल टैक्स भी तो है ना, नॉर्मल टैक्स भी तो 15 का है, 15 है मेरा ख्याल 100 तक 100 मिलियन तक कोई 15 है या दूसरे में इस तरह फाइनल वाला कुछ है। तो वो हम आगे SME के रेट देखेंगे ना, तो अभी देख लें तो अभी देख लें, ठीक है ना। तो समझेगा IT को IT और IT इनेबलिंग सर्विसेज को अब सेमी का दर्जा है। अगर उसकी बेसिकली जैसे इंडिया में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा की है, लोकल भी उन्होंने बहुत ज़्यादा की है तो अपने लोन शोन भी वापस कर लिए हैं। वो कह रहे हैं IT जहाँ भी फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस आ सकती है या लोकल प्रमोट होगी तो एक्सपोर्ट करेगा ना कोई। अगर लोकल इंसेंटिव देंगे जैसे कंप्यूटर लैपटॉप इन सारी चीज़ों को कस्टम ड्यूटी शूटी भी ख़त्म कर दी है और सेल टैक्स भी ख़त्म कर दिया, पहले भी नहीं था। तो अगर IT फील्ड जो सेक्टर है इसको प्रमोट करेंगे लोकल भी और एक्सपोर्ट भी, तो ऐसा था लोकल भी सारी IT बेस्ड IT वाला कंप्यूटराइज सिस्टम हो जाएगा मुल्क में भी। तो मुल्क में भी होगा तो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सारे अदारे भी कंप्यूटराइज और IT में हो जाएंगे। तो हर कोई फिर एक्सपोर्ट की सर्विसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे इंडिया बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है तो पाकिस्तानी नो हाउ टेक्नोलॉजी हमारी जो मैनेजमेंट है या लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा IT की या कंप्यूटर ईजी अवेलेबल होगा, सस्ता होगा तो लैपटॉप दूसरी चीज़ें इक्विपमेंट तो ईजीली एक्सपोर्ट के चांसेस बढ़ते हैं। बिजनेस प्रमोट होगा तो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होगी। और दूसरा ये गुड्स जो हैं वो उसमें बहुत स्टैंडर्ड ये वो चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल, तो इसमें ईजी है आपने करना भी कोई सर्विसेज रेंडर करनी है तो सारी दुनिया सर्विसेज के फील्ड में, तो आप भी इस सर्विस को प्रमोट करने के लिए दी गई, आप भी इसको एक्सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ठीक हो गया। 4C अब हमारा आ गया आगे। उसके बाद है जी 4C ए न्यू सब सेक्शन शैल बी एडेड द प्रोविजन ऑफ 147 शैल अप्लाई होगा। हाँ तो 4C के कोई रेट जो है रेट चेंज किए हैं, शेड्यूल में रेट चेंज किए हैं तो वो उसको प्रोग्रेसिव रेट दे दिए और उसकी 1 से लेके डिफरेंट 10 तक वो कर दिए गए। तो उसको इधर ही देख लें या आगे चलें। चलो उसके बाद प्रोविजन इसके भी ये वाला कोई मिशन थी उन्होंने 5A डाल के उन्होंने कहा ये जिस तरह एडवांस टैक्स दूसरी चीज़ों पे अप्लीकेबल होता है तो इसी तरह सुपर टैक्स पे भी उसी तरह एडवांस टैक्स होगा। वो भी 4 किस्तें जो इंस्टॉलमेंट होती है तो उसके मुताबिक आप चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 39 में वही आपका जो बोनस शेयर है उसको ऐड किया है तो क्योंकि उधर 236 ऐड किया है तो यहाँ 39 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में भी तो उसको ऐड किया है कि कौन से हेड में वो चार्जेबल होगा। तो उसके लिए आपने इनकम वाला किधर है राइजिंग टू द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी फ्रॉम इशुएंस ऑफ बोनस शेयर। तो ये जहाँ हेड लिखे हुए हैं कि ये चीज़ें चार्जेबल टू होंगी अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो जहाँ वो आइटम एंड होते हैं उसके बाद इसको डाल दिया गया। लास्ट टाइम मेरा आखिरी आइटम वो गिफ्ट शिफ्ट वाला है। हाँ हाँ तो
तो LM है, उसके बाद फिर इसको इसका क्या है IB डाल दिए या डाल दिया ना, आई के साथ आई तो दरमियान में कहीं उसको डाल दिया गया, ये आई के साथ सेंटर में ऐड कर दिए। चल लो जी, आ जाओ वापस। सर आगे ये नई क्लास आ गई सर 44A, एग्जेम्पशन अंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ये एक्ट जो है इसके इंसेंटिव दिए गए, ये इसकी अप्लीकेबिलिटी की गई। वहाँ जो भी इंसेंटिव्स हैं इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन जो है, तो वो सारा वो एक्ट जो है वो इधर भी इनकम पे या टैक्स क्रेडिट पे या जो बेनिफिट उसमें दिए गए हैं, तो वो उस क्योंकि ये हमारा लॉ जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है ये सेक्शन 3 के तहत ओवरराइडिंग है, तो इसमें दूसरे लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होते अनलेस दैट उसको ये लॉ जो है बारो ना करे या उसकी प्रोटेक्शन इधर ना दे। तो इसीलिए ये जो फॉरेन एक्सचेंज वाला फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और प्रोटेक्शन का एक्ट है 2022, तो उसकी प्रोटेक्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, तो यहाँ वो उन जो इंसेंटिव इंडस्ट्री को या जून को या पर्सन को या इंडस्ट्री को दिए गए उसमें इन्वेस्टमेंट की या फॉरेन रिमिटेंस की या अदरवाइज, तो वो यहाँ प्रोटेक्शन के लिए उसको इधर लाना ज़रूरी था। तो इसलिए उस एक्ट को में जो इंसेंटिव्स हैं बेनिफिट हैं, तो यहाँ वो ला के तो इसमें या डेप्रिसिएशन है, अलाउंसेज हैं या कोई और चीज़ें जितने भी बेनिफिट उसमें दिए गए हैं, तो वो सारे फिर इधर ला के उनको यहाँ प्रोटेक्शन दी गई है कि वो उसी तरह ही अवेलेबल होंगे। इस आर्डिनेंस हम ये नहीं कह सकते कि इस आर्डिनेंस में वो बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए ये नहीं दिए जा सकते क्योंकि ये ओवरराइडिंग है अंडर सेक्शन 3 के तहत इनकम टैक्स आर्डिनेंस जो है ओवरराइडिंग है। तो इसीलिए उसको इस ला के इसके अंदर इंसेंटिव या एग्जम्पशन या रिलीफ या वो चीज़ें या क्रेडिट या आपको अलाउंसेस बेनिफिट देना ज़रूरी है। तो इसलिए इसकी प्रोटेक्शन जो है वो जो एग्जम्पशन अंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2022 है, उसके तहत tax on income including capital gains, withholding tax, minimum and final tax under the ordinance shall be exempt to the extent provided in second and third schedule to the act 2022 in respect of qualified investment as specified। वहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट होगी जिसको क्वालिफाई कहते हैं, तो उस पे फिर जो ना तो उसके कैपिटल गेन पे कोई टैक्स लगेगा, ना कोई विद होल्डिंग लगेगी, ना उस पर जैसे वहाँ मेंशन है कि ये इंसेंटिव होंगे, तो उसी तरह उस क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट पे यहाँ वही इंसेंटिव होंगे। तो ये वाले लॉ हमारा जो है उस पर लगेगा नहीं, और उसके मुताबिक जो बेनिफिट वहाँ ग्रांटेड है एग्जम्पशन विद होल्डिंग से है, कलेक्शन से है, कैपिटल गेन से है, जो अलाउंसेज है बेनिफिट है टू दैट क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसी तरह वो बेनिफिट रहेंगे। उसके बाद ऑल इन्वेस्टर, वो तो इन्वेस्टमेंट के क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट बेनिफिट, अब इन्वेस्टरों के बेनिफिट ऑल इन्वेस्टर शेयर होल्डर ऑफ द क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट देयर एसोसिएट कंपनी स्पेसिफिक एंड सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी लेंडर ऑन अकाउंट ऑफ एनी लोन शैल आल्सो बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्सेस एंड अदर प्रोविजंस टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन द सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल टू द एक्ट। उस एक्ट में जो इन्वेस्टर्स हैं या शेयर होल्डर हैं या कंपनी है या एसोसिएट हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेंडर हैं, कोई और हैं, जो भी एग्जेम्पशन या बेनिफिट वहाँ दिए गए उनको उसी तरह यहाँ इन्वेस्ट होंगे। Provision of ordinance relating to anti-avoidance to the extent specified in the said act, including section 156 shall not apply to the person in the subsection 1-2। तो वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन जो है जो उधर प्रोटेक्शन उनको दी गई है, तो वो भी उस पर अप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये इसको यहाँ प्रोटेक्शन दी गई है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो एग्जेम्पशन है उनको शुरू रेट ऑफ। इसके बाद बजट से खारिज होते तो ये एक्ट भी हमें पढ़ना। हाँ जी, उसके बाद इसको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से मुतल्लक है, तो इसे जिस तरह रेमिटेंस वाला है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ कौन कौन से अगर आपने एडवाइजरी सर्विस देनी है टू द इन्वेस्टर्स के फॉरेन इन्वेस्टमेंट करनी है या लोकल या अदरवाइज, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला एक्ट 2022 जो है उसमें कौन कौन से एरिए हैं और फर्स्ट सेकंड शेड्यूल में कौन कौन से उसमें स्पेसिफाइड क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट कौन सी हैं, इन्वेस्टर्स कौन से, उनके एसोसिएट शेयर होल्डर या कौन लोग हैं, कौन वो अवेल कर सकते हैं बेनिफिट। तो उसको हम इसके बाद फिर उस पे लेक्चर एक रख लेंगे। हाँ
हाँ वो भी जून वाला भी आप खुद एज ए जून बना सकते हैं, तो जून में इंडस्ट्री लग सकती है। वो एक तो जून वाले को बेनिफिट है, बनाने वाले को स्पेसिफिक लैंड है कि 25 एकड़ या 50 एकड़ आप लेके इंडस्ट्रियल डिक्लेयर करके उसकी परमिशन जून अथॉरिटी उनसे ले सकते हैं, लेके कर सकते हैं। एक आपके लिए भी, आप अपनी इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, अपना स्पेसिफिक एरिया भी ले सकते हैं, और दूसरे लोगों को भी कह सकते हैं इधर इंडस्ट्री लगाएं, तो जून में उनको भी बेनिफिट एग्जामिशन वगैरह मिलेंगे और आपको भी मिलेंगे। तो उसके लिए भी अलग लॉ है, वो जून जो है, जून सेटिंग अप ऑफ जून के लिए भी और उसमें इंडस्ट्री इंस्टॉलेशन के लिए। तो जून वाला भी फिर कभी हम देखें, उसको देख लेंगे। इसमें इसी पे अभी है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंसेस प्रीकमेंसमेंट एक्सपेंडिचर 22-23-25 एज ऑन मार्च 2022 शैल कंटिन्यू बी एप्लीकेबल फॉर 30 ईयर एज प्रोवाइडेड इन थर्ड शेड्यूल टू द एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन मेंशन। 30 ईयर तक वो भी अलाउंसेस बेनिफिट भी ले सकते हैं। उसके बाद उसके जो आज इस दिन को थे वो 30 साल यही रहेंगे, मौज मार रहे हैं अब 30 साल के लिए। आपको जो आज है इस डेट को उसी तरह डेप्रिसिएशन आप वही आप लेते रहेंगे। तो उसके बाद 65I आ गया सर हाँ, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए, तो टैक्स क्रेडिट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस फॉर द टैक्स ईयर 2024 टू 2026 ए पर्सन बीइंग इंडिविजुअल शैल बी इंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट फॉर ए टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस प्रोवाइडेड दैट said हाउस इज completed ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज फर्निश्ड अलॉन्ग विद रिटर्न। तो फिर इस सिचुएशन में आप इंसेंटिव ले सकते हैं। टैक्स क्रेडिट का नीचे दिया अमाउंट ऑफ, पहले कंडीशन है कि इस सब्जेक्ट टू दीज कंडीशन ऑफ टैक्स क्रेडिट। एक इंडिविजुअल ने कोई हाउस अपना बनाया है, एक इसी साल में बनाया है और उसका सर्टिफिकेट अप्रूव्ड बाय द LDA जो रेलेवेंट अथॉरिटी उससे दिया है और रिटर्न के साथ अटैच किया, तो फिर आप ले सकते हैं। और कितना क्रेडिट ले सकते हैं, ये अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर सबसेक्शन शैल बी लेसर ऑफ, इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी। एक आप 10% ऑफ द टैक्स असेस टू द पर्सन फॉर द टैक्स ईयर, जो आपका टैक्स असेस हुआ है उसका 10% कैलकुलेट कर लेंगे, और 1 मिलियन रुपये। तो इनमें से जो लोअर है वो आप ले लेंगे, तो जीरो से वो नीचे नहीं जाए। ठीक है। इसी तरह फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन न्यू हाउस मींस रेजिडेंशियल हाउस लेआउट ऑफ प्लान ऑफ विच इज अप्रूव्ड बाय द कंसर्न अथॉरिटी और ऑन और आफ्टर 1 डे ऑफ जुलाई 2023। तो 23 के बाद, हाँ, 1 साल के लिए समझे, 1 साल 3 अच्छा 26 था, अच्छा 23 से लेके 1 डे ऑफ जुलाई के बाद स्टार्ट हो, 3 सालों का पीरियड है। तो बाकी अप्रूवल लेआउट प्लान 3 सालों में हो, 3 साल में कंप्लीट हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं, 3 साल तक। एक मिनट, हाँ, फर्स्ट फॉर द टैक्स ईयर ए पर्सन बीइंग इंडिविजुअल शैल बी इंटाइटल्ड टू टैक्स फॉर ए टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू हाउस प्रोवाइडेड दैट द सेड हाउस इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द सेड टैक्स ईयर। नहीं सर, ये जिस साल में वो कंप्लीट होगा उस साल में टैक्स क्रेडिट लेंगे, शुरू 1 जुलाई 23 के बाद होना चाहिए। लेकिन कंप्लीट जिस साल में होगा, मेरा 2 साल में जाके कंप्लीट होता है, तो मैं 2 साल में दोबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द सेड ईयर, दोबारा सेड ईयर को देख लेते हैं। फॉर द टैक्स ईयर 2023 टू ए पर्सन बीइंग इंडिविजुअल शैल बी इंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट फॉर ए टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। यहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन होता है ना, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस shall be entitled to tax credit for a tax year in respect of construction of new house provided that the said house is completed during the said tax year। years होता सर, यहाँ पे उसने निश्चय की बात नहीं की कि इनिशिएट का, वो निश्चय तो नीचे जाके कह दिया, ठीक है। ऊपर वाला है ना, 3 से इस सालों में क्रेडिट आपको मिलेगा ड्यूरिंग द सेड टैक्स ईयर एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट फर्निश्ड अलॉन्ग विद रिटर्न। Amount of tax credit allowed under section shall be lesser of 10% of the tax year to the person for the tax year or 1 million. For the purpose of this section, new house means a residential house layout plan which is approved by the concerned authority on or 1st day of July। ये तो इनिशिएशन है, ये इनिशिएशन है कि 1st डे अप्रूव हो। अब कौन से साल देखें, अगर पहले साल में हो सकता है आपकी इनकम हो, दूसरे साल में आपका लॉस हो, तीसरे साल में और सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ क्लैरिफिकेशन नहीं है कि 3 साल में होना है, क्योंकि अगर सेड ईयर्स होता कि 23 में या 24 में या 25 में, तो इसको मेरा ख्याल आगे शायद सही कर लें। तो इसमें या तो कंप्लीशन 3 साल में करना है, तो इन द ईयर इन विच इज इट कंप्लीटेड, ये कहीं नहीं वर्ड लिखा हो।
जनवरी 23 के बाद 23 के बाद 3 सालों में जिस साल में मुकम्मल हो जाए उस साल में टैक्स क्रेडिट लेगा। अगर एक 24 में स्टार्ट हुआ है, 24 में कंप्लीट हो गया, फिर है एक हुआ है 24 में हुआ है, 26 कंप्लीट में, ये तो कि वो 24 में लेगा, 25 में लेगा, जो सब है, ये तो क्लियर तो नहीं होता है। आपके वो दूसरे फार्मूले पे चले जाएंगे ना, कि एट द एंड जाकर उसकी इनकम सारा ठीक है, वो इसमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि जिस साल में कंप्लीट होगा, होना चाहिए तीनों सालों के अंदर कंप्लीट, कि 24 में आपने स्टार्ट किया है तो 1 डे ऑफ जुलाई से आप स्टार्ट करें, जिस साल में भी स्टार्ट करें, और जिस साल में कंप्लीट हो, कंप्लीट आपका 26 से पहले हो, तो जिस साल में कंप्लीट हो उस साल में आप क्रेडिट ले सकते हैं, और उस साल की इनकम का असेस टैक्स का 10% या 1 मिलियन का। ठीक है, अगर एक स्प्रेड है तीसरे साल में होता है, तो अगर विद इन ईयर ही होता है तो उसमें इशू नहीं है कि आपने 23 में स्टार्ट हुआ तो 23 वाला 24 में कंप्लीट होगा, तो उसी साल की इनकम है, उसी साल का टैक्स है, तो उसमें तो इजी कैलकुलेशन है। लेकिन अगर वो 23 में स्टार्ट हुआ, 24 में या 25 में, वो 25 में कंप्लीट हुआ, तो अब 24 वाला उसका और रिटर्न है और टैक्स अमाउंट है, 26 की और है। अब वो क्या पहले साल वाला लेगा, सेकंड वाला लेगा, या कंप्लीशन ईयर वाला लेगा? तो यहाँ क्योंकि इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन हो तो फिर उस साल का क्रेडिट मिलना चाहिए। इसमें जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता है, मकान बनाते हैं जी, घर नहीं, अपना घर, आप अपना घर बनाते हैं तो आपने घर स्टार्ट करना है 1 डे ऑफ जुलाई 2023 से, तो और 26 के दरमियान 3 सालों में आप एनी टाइम बना सकते हैं। एक बंदा एक ही घर का दे सकता है। एक बंदा एक घर का ले सकता है, तो फिर अदरवाइज तो बिजनेस हो जाएगा। एक घर आप बनाएं तो वो आप 23 में स्टार्ट करके 24 में कंप्लीट कर लें, तो फिर तो इजी है कि इस साल की आपने बनाया, इसी साल की आपकी इनकम है, उस पर टैक्स है, उसका 10% या 1 मिलियन जो लोअर है आप ले लें। लेकिन अगर आपने इस साल स्टार्ट किया और 25 में आपका कंप्लीट हुआ, तो फिर 24 वाला क्रेडिट लेना है या 25 वाला लेना है, ये थोड़ी सी इसमें एम्बिग्युइटी है कि फिर यहाँ लिखा होता अगर इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन, तो ये कंप्लीशन में फॉल करती तो उस साल की इनकम का जो टैक्स बनता है वो या एवरेज तीनों सालों का एवरेज करना है। ठीक है, तो 26 में अगर कंप्लीट होता है तो 3 साल हो गया फिर, तो इसलिए ऑन द फेस ऑफ इट यही लग रहा है कि जिसमें कंप्लीट होगा उस साल। अगर तो मैंने अपना जाती बनाना है, ये जाती पे तो मैंने टैक्स देना ही नहीं था, मुझे तो टैक्स क्रेडिट ही मिलना है, ये तो बिजनेस थोड़ी है जिसको मैंने इनकम पे। हाँ, तो क्रेडिट ही लेना है ना, क्रेडिट किस साल में लें? इस साल में कंप्लीशन हो जाए, ये तो लिखा नहीं ना, अगर ये लिखा होता तो यही आप कर लेते कि इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन लिख देते, तो फिर तो सही सीधा ही था। तीनों सालों में किस साल में कंप्लीशन हो, ठीक है, जिस साल में कंप्लीशन हो ये लिखा होता तो फिर उसके मुताबिक कर लेते। बहरहाल ऑन द फेस ऑफ इट यही लग रहा है कि इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन, जिस साल में आपका कंप्लीट होगा, स्टार्ट का लिखा हुआ है तो एंड लिखा हुआ है, तो दरमियान में कंप्लीट हुआ 23 वाला 24 में या 25 में, तो ये इन्फ्रेंस है कि जिस साल में कंप्लीट हुआ उस साल की जो टैक्सेबल इनकम है या उस पर जो टैक्स है उसमें आप क्रेडिट ले सकते हैं। क्लियर जी? सर मेरे पास अगर वाइट सोर्स अवेलेबल नहीं था और मैं 50 लाख रुपए का फर्स्ट घर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर लगा देता हूँ, वो अलहदा 113 अलहदा बात है। ठीक है, अगर मुझे 10 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा तो मैं उसको 50 लाख की इनकम को नहीं, उसको यानी कि मैं एक साल में दिखा देता हूँ, वो लोअर वाला मिलेगा अगर आपकी इनकम है ही नहीं है। उसका अली का असल सवाल ये है, वो चाह ये रहा है कि अगर मैं 50 लाख की इनकम भी डाल दूं, उससे मैं अपना वो वाइट सोर्स क्रिएट कर लूं, वो तो टैक्स क्रेडिट लेके इक्वल कर लूं। वो आपकी मर्जी, जो मर्जी आप करते रहें, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन नेचर सोर्स जो है वो अलहदा एक सिचुएशन है। यहाँ टैक्स क्रेडिट आपका अलहदा है, टैक्स के आपकी टैक्सेबल इनकम होगी तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इसका उससे नहीं है कि आपका वाइट सोर्स बन जाएगा। ठीक है, इनकम ज़्यादा बनाएंगे तो फिर इनकम कहाँ से बनेगी, उसकी सेल भी होगी, टर्नओवर भी होगी, तो टर्नओवर टैक्स भी लगेगा। वो फाइनल वाली है, दूसरी है वो अलहदा एक फील्ड है। लेकिन मैं इनकम अभी बढ़ा सकता हूँ, हैं 10 लाख टैक्स तक मैं अपनी इनकम जितनी चाहे आप बढ़ा, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं आप टैक्स देना चाहें तो। अगर इतना एग्जम्पशन है एग्रो में 5 साल टैक्स है, एग्रो ही कर दें उसमें, ठीक है ना, उसमें 5-7 करोड़ की डिक्लेयर कर दें मेरी एग्रो इनकम, वो आप जितनी चाहें उसमें कर सकते हैं। लेकिन बेसिक है कि उसके भी फिर एक्सपेंडिचर होंगे, विद होल्डिंग होगी, सारा कुछ होगा। पहले सेल होगी, फिर उसके कास्ट भी तो होंगी, परचेज होगी, परचेज पे आप वो क्रॉस चेक होंगे, विद होल्डिंग होगी, बाकी काम होंगे, फिर जाके इनकम आएगी। तो वो ऑडिशन हो के आपकी एडिशन डिसअलाउ कर करके पता नहीं कितनी इनकम अदरवाइज बन जाएगी फिर।
10 आप खुद डिक्लेयर करेंगे 1 मिलियन, तो बाकी वो बना देंगे फिर। ठीक हो गए सर। सेक्शन 85 में अब 85 वाला जो 85 वाला वो गिफ्ट वाला या वो रिलेटिव या वो डिफाइन थे, तो इसमें एसोसिएट पर्सन को उन्होंने जरा हाँ उसको एनहांस किया है। द फॉलोइंग शैल बी सब्सटीट्यूटेड सब्जेक्ट टू सबसे 2 पर्सन शैल बी एसोसिएट विद relationship between two is such that one may reasonably be expected to act in accordance with the intention of the other, or both person may reasonably be expected to act in accordance with the intention of the third person। तो आपस में एक दूसरे की इंटेंशन या थर्ड पार्टी के कहने के मुताबिक, उसकी इंटेंशन के मुताबिक भी दो बंदे काम कर रहे हैं। वन पर्सन सफिशिएंटली इन्फ्लुएंस either alone or together with the associate to the other। तो इन्फ्लुएंस हो तो उस सिचुएशन में भी कंट्रोल हो, इन्फ्लुएंस हो, अकेला या साथी या दोनों इन्फ्लुएंस हो या कंट्रोल हो किसी और बंदे के, तो वो भी एसोसिएट समझे जाएंगे। फॉर द पर्पस 2 पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज सफिशिएंटली इन्फ्लुएंस ईच अदर वेयर वन और बोथ पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली dependent on each other and decisions are made in accordance with the direction, instruction or wishes of each other for a common economic goal। तो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली या अदरवाइज जो है, अगर गोल अचीव करने के लिए वो काम होते हैं कॉमन बेनिफिट के लिए, तो वो समझे जाएंगे कि एसोसिएट। सबसेक्शन 1 ये वाला वो रिलेटिव वाला है, वो जो है एसोसिएट्स वाला है कि एक दूसरे की इंटेंशन या थर्ड पार्टी या इकोनॉमिकली या सोशली या अदरवाइज इन्फ्लुएंस हो या कंट्रोल हो, तो वो आपस में एसोसिएट समझे जाएंगे। Subsection 5 of the following shall be namely। In this section, relative in relation to individual means an sisters, descendant of any grandparent or adopted child of the individual or of the spouse of the individual and spouse of the individual or of any of the specified in A। तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ग्रैंड पेरेंट है, उसके आगे जितनी भी शाखें हैं उस वो या उनकी स्पाउस, तो उनके सारे को रिलेशन देंगे, ताए चाचे ये वो वगैरह वगैरह जितने भी उनके हैं वो इसमें फॉल करेंगे। ये जुरिडिक्शन विद जीरो हाँ वो पहले वाला देखें। चेंज के लिए हमने किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कल को गिफ्ट की जो मामलात में। ये पुराना सामने हमने रखें 85 5। इन दिस सेक्शन रिलेटिव इन रिलेशन टू इंडिविजुअल मीन्स, पहले में और इसमें फ़र्क है कोई इस लाइन में और उसमें? यहाँ पे इंडिविजुअल था, वहाँ भी ऐसे ही इन दिस रिलेटिव इन रिलेशन टू इंडिविजुअल मीन्स, ठीक है सेम ही है। अच्छा आगे एंसेस्टर डिसेंडेंट ऑफ एनी ग्रांड पेरेंट और एनी अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ इंडिविजुअल और स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, वहाँ देखें यही है, कुछ और है उसमें है कुछ फर्क नहीं। अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ इंडिविजुअल और ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, कोई फ़र्क काम शाम में कोई फ़र्क है? अच्छा अगला बी चेक करें उधर, इसमें फ़र्क है कि स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल और एनी पर्सन स्पेसिफिक क्लास ए, फ़र्क है? बस वो नंबरिंग अदली बदली। चल नीचे एक जुरिडिक्शन का जीरो, जुरिडिक्शन विद जीरो टैक्सेशन रिजीम मींस जुरिडिक्शन एज में बी प्रेस्क्राइब। तो ये डेफिनेशन दी गई हैं और रिलेटिव को उन्होंने दोबारा इसको चेंज करना था, बजाय इसके और ये वाला डालते, ये वाला 2 वाला डालते, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर बदलना था, तो उन्होंने कहा सारा ही सब्सिट्यूट कर दे। वो उसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है, उसमें रिलेटिव वाले में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल डिटो कापी है। सेक्शन क्योंकि चेंज करना था, इसमें बजाय ये एडिशन करते कि 2 एडेड है, उन्होंने आप ऐड करना, उन्होंने स्ट्रक्चर बदल बजाय इंडिविजुअल अमेंडमेंट करते उन्होंने कहा पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दे।
बाद सब्स्टिट्यूशन में बजाय कोई 1 2 3 चीज़ें ज़्यादा चीज़ें चेंज करनी हो तो उसको सब्स्टिट्यूट ही कर देते हैं, बजाय उसमें एडिशन डिलीशन करने के। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है कि कहाँ एडिशन है कहाँ डिलीशन है, तो पूरे को ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। उसमें से कई चीज़ें पहली ही होती हैं, तो इसलिए रिलेटिव, इसलिए मैंने कहा उसको कंपैरेटिव स्टडी करें कि कामा या कोई चीज़ उसमें चेंज है या नहीं है। तो हमने देखा उसमें कोई कामे तक भी कोई चेंज नहीं। ये हमने पहले समरी हमने डिस्कस की थी। नॉट विद एनी कंटेन, ये भी ओवरराइडिंग है। एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर एनी प्रोसीडिंग टैक्स 5 ईयर, पिछले ये रिट्रोस्पेक्ट नेचर का है, सब्सटेंटिव है, 23 से पीछे 5 साल की जा रहा है। इन एडिशन टू एनी चार्ज पेड पेबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस एन एडिशनल टैक्स शैल बी इम्पोज on every person who has any income profit gain that have arisen to the person or class of person due to, ये important है, economic factors that resulted in unexpected income profit gain whether or not disclosed in the financial statement। तो डिस्क्लोज किया अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट या फ्लक्चुएटिंग या स्पेकुलेटरी मैटर जो है वो कोई है तो पिछले 5 सालों में हुए हैं, डॉलर वेरिएशन या कोई और स्टॉक वेरिएशन या और कोई रीज़न या रियल एस्टेट में अप डाउन या कोई और जो भी वो उसको मेंशन करेंगे, तो उस पर टैक्सेशन आपने डिस्क्लोज किया है या नहीं किया पिछले 5 सालों में या आगे भी, तो उस पर टैक्सेशन जो है एडिशनल टैक्स लगेगा। उसमें द फेडरल गवर्नमेंट में थ्रू नोटिफिकेशन द ऑफिसर डिटरमिन इकोनॉमिक फैक्टर और फैक्टर इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू इंटरनेशनल प्राइसेस फ्लक्चुएशन हैविंग बेयरिंग ऑन द कमोडिटी प्राइस इन पाकिस्तान और एनी अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी और डिफरेंस इनकम प्रॉफिट गेन ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन। तो ये फैक्टर भी उन्होंने बता दी। इस बेसिस पे फेडरल गवर्नमेंट जो डिटरमिन करेगी कि इंटरनेशनल प्राइस फ्लक्चुएशन है या करेंसी फ्लक्चुएशन है या कोई और फैक्टर्स हैं। प्रोवाइड द रेट नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ सच इनकम प्रॉफिट एंड गेन, तो उसका 50% से ज़्यादा नहीं इनकम रेट उसको हो सकता, लेकिन वो रेट कोई भी उसमें 2 5 जो भी चाहे फेडरल गवर्नमेंट प्रेस करे। प्रोवाइड फॉर द स्कोप टाइम एंड पेमेंट टैक्स पेबल अंडर सेक्शन इन मैनर विद द सच कंडीशन एज बी प्रेस्क्राइब। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसके पैरामीटर कितना लगना है मैक्सिमम रेट दे दिया कि उस इनकम का 50% से ज़्यादा नहीं होना, 50% लिमिट है, कैप है, उससे नीचे कोई भी रेट उनकी जो भी गेन है प्रॉफिट है इनकम है ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड जो गेन है ड्यू टू दीज फैक्टर्स, वो इंटरनेशनल प्राइस है या ये करेंसी फ्लक्चुएशन है या कोई और फैक्टर है, वो फैक्टर भी फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देगी, रेट भी स्पेसिफाई करेगी, मैनर मेथड ऑफ कलेक्शन पेमेंट वो भी कर देगी, तो और उसके मुताबिक वो चलेगा। नहीं पिछले सालों में ऑलरेडी जो आपको इनकम हो चुकी है और फैक्टर वो बताएंगे अनएक्सपेक्टेड इनकम हुई है आपकी, या वो इंटरनेशनल प्राइसेस में जो वेरिएशन आई उसकी वजह से, या आपकी करेंसी फ्लक्चुएशन में आई है, या कोई और इकोनॉमिक स्पेकुलेटरी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से इनकम आई है, लेकिन आपने वेदर डिक्लेयर की है या नहीं की, या आपने एग्जाम्प्ट कर दी है या आपने डिक्लेयर ही आपने नहीं की, लेकिन उन्होंने फैक्टर स्पेसिफाई कर देने कि इन फैक्टर की वजह से ये प्रॉफिट गेन या इनकम जो हुई है पिछले 5 सालों में या फ्यूचर में अगला साल में भी, तो वो फेडरल गवर्नमेंट एक तो वो स्पेसिफाई करेगी कि ये वो नेचर ऑफ इनकम है, वो प्राइस फ्लक्चुएशन भी हो सकती है, इंटरनेशनल प्राइस भी हो सकती है, वो आपकी करेंसी फ्लक्चुएशन भी हो सकती है, और कोई इकोनॉमिक फैक्टर भी गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है। जैसे कमोडिटी है, बाद कोई कमोडिटी बहुत ज़्यादा राइट प्राइसेस उसकी हैं, लोकल प्राइसेस हैं या अदरवाइज़ हैं, तो उसमें जो उसमें कोई फ्लक्चुएशन या स्पेकुलेटरी नेचर की हुई है जिसकी वजह से गेन बहुत ज़्यादा हो गया, गेन या प्रॉफिट या अदरवाइज इनकम हुई है, तो फैक्टर नेचर ऑफ इनकम स्पेसिफाई करेगी, फिर रेट भी स्पेसिफाई करके 50% जो इनकम है उसका 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 रुपये वो इनकम है वो, तो 50% एट द मैक्स गवर्नमेंट 50 तक जा सकती है, तो उस पर रेट लगाया जा सकता है। लोअर 2% 1% कोई भी हो सकता है। उसके साथ उसका प्रोसीजर मेथड मैकेनिज़्म वो भी गवर्नमेंट देगी कि किस तरह कलेक्ट करना है, किस तरह जमा कराना है, तो फाइनल होगा, नॉर्मल होगा, फिक्स रेट होगा, स्लैब होगा, क्या होगा, रेट शेट फेडरल गवर्नमेंट, और जिसको चाहे एग्जम्पशन भी दे सकती है। तो आगे किधर गया, इसका टाइम, इसका स्कोप क्या होगा, पैरामीटर फैक्टर ये वो क्या होगा, टाइम एंड पेमेंट ऑफ टैक्स पेबल अंडर दिस इन मैनर मोड मेथड, जो कंडीशन जो है वो भी गवर्नमेंट स्पेसिफिक। इसके बाद एग्जम्पशन वाला भी है।
वो कई दफ़ा ये होता है कि नोशनल गेन होता है, मतलब डिस्पोजल तो आप करते हैं फॉरेन करेंसी में पड़ी हुई है आपके पास, वो पहले अदरवाइज वो एग्जाम्प्ट होता है, या हम उसको कैपिटल नेचर कह देते हैं। फॉरेन करेंसी में जो होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है। यूजुअली जितने कैपिटल गेन हैं अनलेस, या कैपिटल रिसीट जो हैं, अनलेस एंटल वो लॉ में ऑलरेडी टैक्स नहीं है तो वो एग्जाम्प्ट है, उस पर टैक्सेशन नहीं। जनरल रूल मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कशन में बताया था कि जितनी रेवेन्यू रिसीट हैं वो टैक्सेबल हैं अंडर 5 हेडों में से, तो अनलेस एंटल उसको वो रेगुलर इनकम जो है आपकी टैक्सेबल है, अनलेस उसको एग्जम्पशन ना दी गई हो। इस तरह कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट है, उन पर टैक्सेशन नहीं है अनलेस उसको लॉ ने टैक्स नहीं किया हुआ। तो कैपिटल गेन अदरवाइज लॉ ने टैक्स किए हुए हैं, तो यहाँ वो एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो अनएक्सपेक्टेड गेन आपको, या प्रॉफिट या इनकम अक्रू राइज हो चुकी है आपको, वेदर आपने डिस्क्लोज की है या नहीं की। सर मेरा सवाल यह है कि 2 साल पहले एक बंदे के पास $1 लाख पड़े हुए थे बैंक में, वो अभी भी पड़े हुए, डिस्पोजल उसकी उसने कैश नहीं करवाया। हाँ, इनकम उसकी तो रियलाइजेशन में बनती है, लेकिन सुन लेना बात, अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे कि उसको भी कहे कि इस पर भी ये आपको गेन हो गया है, टैक्स करना है तो इसमें कर देगी, इसमें रूल रेगुलेशन मेथड वो बता देगी कि आपको आज टैक्स दे दें, तो जब रिलाइज होगा लॉस होगा तो एडजस्ट कर लेना, उतने में बिका तो उतना एडजस्टमेंट कर लेना। तो ये फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका अब डोमेन है पिछले 5 सालों में या फ्यूचर के लिए जो अनएक्सपेक्टेड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अनयूजुअल नेचर के जो इकोनॉमिक फैक्टर या ट्रांजैक्शन हुए हैं जिसमें से इनकम प्रॉफिट गेन राइज हुआ है पिछले 5 सालों में, वेदर आपने डिस्क्लोज किया है या नहीं किया, इनकम उस पर टैक्स दिया है या नहीं दिया, या इवन एग्जाम्प्ट भी थे और आपने इसको वेल्थ स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट करके कर लिया है या नहीं भी किया, तो उस सिचुएशन में उस पर फेडरल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि अनयूजुअल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वो अनएक्सपेक्टेड जो इनकम या गेन या प्रॉफिट अक्रू राइज हुआ है पिछले 5 सालों में या अगले में, तो उस पर वो टैक्सेशन कर सके। वो टैक्स के उसका रेट की एक अपर लिमिट स्पेसिफाई कर दी कि फेडरल गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा सकती है, और लगा कितना सकती है, मैक्सिमम 50% ऑफ इनकम का हो सकती है लगा, और उसकी मेथडोलॉजी, मैनर, मैकेनिज्म कब कलेक्ट करना है, किस तरह करना है, कहाँ पेमेंट करना है, ये भी फेडरल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट उसको स्पेसिफाई करेगी। इस तरह उसमें से जिसको चाहे फिर उसका स्कोप, टाइम, मैनर, उसकी कंडीशन वो भी प्रेस्क्राइब करेगी। एग्जम्पशन किसी को देनी हो उनमें से, अदरवाइज तो वो लगता हो टैक्स, लेकिन उसकी साथ किसी सेक्टर को या किसी बंदे को, इंडिविजुअल को, एओपी को या कंपनी को किसी को इंसेंटिव देना है, एग्जम्पशन देनी है, तो फेडरल गवर्नमेंट वो भी उसी नोटिफिकेशन में मेंशन करेगी कि इन लोगों को यही इनकम अदरवाइज टैक्सेबल है, वो जो रेट प्रेस्क्राइब होगा उस पर अनयूजुअल है और आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या वो अनएक्सपेक्टेड है, टैक्सेबल है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में बता सकती है कि इन लोगों को अगर ये हुई भी है तो उनकी एग्जाम्प्ट होगी, तो उनके लिए फिर एग्जाम्प्ट होगी। जैसे लाभ होता है कि ये इनकम जो है टैक्सेबल है, इस रेट से आगे सेकंड शेड्यूल में एग्जाम्पशन दी होती, तो ये फेडरल गवर्नमेंट इटसेल्फ इज ए कंप्लीट कोड, तो जिसमें वो टैक्सेशन करेगी और जिसको चाहे एग्जाम्पशन भी दे सकती है। आगे नीचे देखिए एग्जाम्पशन वाला, exempt any person or class of person any income or class of income from the application of this section subject to any condition as may be specified। तो कंडीशनल भी एग्जाम्पशन दे सकती है, अनकंडीशनल आपको। इसकी क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये क्यों ये इंसर्ट किया गया ये सेक्शन? लोगों को कहते हैं कि एक तो रेवेन्यू मैयर है कि पैसे आने चाहिए बजट में, पहले आपका शॉर्टेज भी है और आपका जो बजट है डेफिसिट है, तो उसको पूरा करने के लिए एक लोगों ने बहुत प्रॉफिट कमाए हुए हैं ड्यू टू दिस, तो उन्होंने इसलिए अदरवाइज जितने फिजिकल एज पिछले 5 सालों के लिए, जब पिछले 5 सालों का खोलने के समझ में कोई जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो तो कोई वो तो नए सिरे से जो ना पिछले सालों के जो ना डालेंगे और वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालेंगे, लिटिगेशन। पहली बात तो है कि अभी ये फेडरल नोटिफिकेशन नहीं आई, ठीक है, अभी तो लॉ ने लेजिस्लेट ने इटसेल्फ तो कोई रिट्रांसपेक्ट लगाया नहीं है, ठीक है। फिर पावर दी है क्योंकि लेजिस्लेटर के पास पावर होती है कि वो किसी लॉ को रिट्रांसपेक्टिव लगा ले या प्रॉस्पेक्टिव लगा ले। वो रिट्रांसपेक्टिव लगा सकता है, लेकिन रिट्रांसपेक्टिव जहाँ कहीं भी लगाना है
तो सब्सटेंटिव प्रोविजन यूजुअली प्रॉस्पेक्टिव होते हैं और प्रोसीजर रीट्रांसफर होते हैं, अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन ना किया हो। यहाँ क्योंकि लेजिस्लेटर ने मेंशन कर दिए, जहाँ मेंशन कर दे, वैसे ये जो प्रोविजंस हैं रीट्रांसपेक्टिव जो है वो इनकरेजिंग नहीं होते, यूजुअली डिसलाइक किए जाते हैं। कोर्ट इसको डेप्रिशिएट करता है, लेकिन लेजिस्लेटर के पावर पास है कि वो जो आपके पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन है उसको भी रीओपन कर सकता है और करके लगा सकता है। और एक इलीगली में यहाँ तक भी फर्म जजमेंट को राय किया, वहाँ ये कहा कि ये प्लानिंग जो है टैक्स पेयर की उसको डिफीट करती है रीट्रांसपेक्टिव, और पास है ट्रांजैक्शन को ओपन करती है, और इट इज़ ए चीटिंग थ्रू द टैक्स पेयर, ताकि टैक्स पेयर को पहले बताया जाए कि मेरी ये लाइबिलिटी होगी, ताकि वो अपनी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, फिनांसेस, इकनॉमिक सोर्सेज दूसरे सारे अकॉर्डिंगली मैनेज कर सके। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो रीट्रांसपेक्टिव कोई चीज़ होती नहीं, तो लेजिस्लेटर करता रहता है। अभी भी आपका 7C जो आए थे तो सुपर टैक्स सारे 2022 में लगा दिए, तो वो आगे। और वैसे पास्ट क्लोज ट्रांजैक्शन कब होता है? वो होता है जब आपका टाइम बार्ड ख़त्म हो जाए। तो अब सुन लेना, आप पूरी बात तो सुन। अब जो 2017 इस दफ़ा टाइम बार्ड होगा, तो 18 तो अभी चल रहा है, जब 17 हो चुका, अब 16 में नहीं ना, 5 साल में लगे, 16 17 इस साल 30 जून को होगा। 17-30 जून को हम फर्स्ट कर लेते हैं, 16 टाइम बार्ड हो चुका होगा। और ये पिछले 5 सालों के 5-16 नहीं आता ना उसमें, आप 24 में आप बैठे हुए हैं, पीछे काउंट करें 5 साल, लेकिन इसके जब अगर फर्स्ट करें ये इसके भाई 16 में जाते हैं 5 साल सर, इसमें रूल्स अगर हम नहीं जाते ना 5 साल। भाई आपकी कंटिन्यूटी है। अगर कोई लिमिटेशन जो है प्रोसीजर लॉ होता है, प्रोसीजर लॉ में उसमें लिमिट को एक्सटेंड करना या रिड्यूस करना उसके भी रूल्स हैं। अगर टाइम आपका वंस स्टार्ट रनिंग, अगर ड्यूरिंग करेंसी ऑफ लिमिटेशन अगर कोई एक्सटेंड की जाती है तो ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाती है। अगर वो एक्सपायर्ड हो जाए फिर वो पास क्लोज ट्रांजैक्शन होती है, फिर उसको चेंज करें तो फिर उसको कहते हैं पास क्लोज ट्रांजैक्शन। अगर वो अभी चल रहा है काम तो दैट इज़ नॉट पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। तो दरमियान में लिमिटेशन आपकी अभी चल रही है तो उसको बढ़ा के 20 साल भी कर दी जाए तो उसको फिर 20 साल में ही आपको अर्न होंगे। इस तरह के रिड्यूस कर दी जाए, 5 साल चल रहे हैं तो दरमियान में लेजिस्लेटर कह दे भी अब 5 साल आपके चल रहे थे, अब नहीं 3 साल हैं, तो 3 साल आपके ऑलरेडी गुजर चुके हैं तो आपको वेस्टेड राइट हो गया, तो आपका पास क्लोज हो गया। तो पहले तो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, जस्ट ट्रांजैक्शन अकर हुआ है तो पास क्लोज नहीं होता। तो वैसे भी फिस्कल स्टैच्यू में 5 साल या 6 साल जो भी है, फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर से लेके 6 साल हैं वो, तो 6 साल तक आपका योर लिमिटेशन इज ऑन गोइंग है, रनिंग है, तो वो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इसलिए 5 साल तक वो आपका अभी भी असेसमेंट कर सकता है ना, कर सकता है। तो उसको अब उसके पास पावर है टैक्स लगाने की कि नहीं, तो है तो टैक्स फर्दर, क्योंकि आपको लगा नहीं हुआ था उस वक्त, तो इसलिए आपने उस पर टैक्स नहीं दिया, तो इसलिए अब लगेगा। तो इसको आप कह सकते हैं कि रीट्रांसपेक्टिव ट्रांजैक्शन वो क्लोज हो गया, पास एंड क्लोज नहीं है, लेकिन लेजिस्लेटर लगा सकता है पिछले ट्रांजैक्शन पे भी। तो इसलिए उन्होंने अपनी पावर जो है डेलीगेट कर दी टू द फेडरल लेजिस्लेटर कि मैनर मेथड उसके स्पेसिफाई करे। लेकिन कहीं इररेशनैलिटी हो तो यूजुअली जो लेजिस्लेशन होती है पार्लियामेंट की, वो इररेशनैलिटी पे, रीजनेबिलिटी पे चैलेंज नहीं होती, लेकिन जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है कि ये फेडरल गवर्नमेंट की, ये इस चीज़ पे भी हो सकती है। कोई इररेशनल चीज़ तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बर्डन तो नहीं है। चैलेंज ये हो सकता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है कि डेलीगेट की जा सकती है कि नहीं। तो डेलीगेशन में भी ज़रूरी है कि फंडामेंटल पैरामीटर, इसको कहते हैं एब्डिकेशन ऑफ फंडामेंटल लेजिस्लेटिव फंक्शन। जो फंक्शन पार्लियामेंट का है, क्या वो आगे लेजिस्लेट कर सकता है कि नहीं। प्रोसीजरल मैटर तो आगे दिए जा सकते हैं, लेकिन जो पावर ऑफ लेवी है या चार्ज है वो आगे नहीं किए जा सकते अनलेस एंड टोटली फंडामेंटल चीज़ें दे दी जाएँ। तो यहाँ फंडामेंटल चीज़ें, एक ही फंडामेंटल चीज़ है वो है रेट। तो रेट ये नहीं कि वो 200% लगा दें, वो रेट का कैप दे दिया 50%, वो रीज़नेबल है या नहीं, वो एक अलग सिचुएशन है। 2018 वो टाइम बार्ड नहीं हुआ। 2018 में किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर रेट था फॉर एग्जांपल 20%, अब उसको उठा के 50% लगा दिया जाए। वो 50 होगा तो 50 तो अपर लिमिट दी है ना। अब कितना अभी लगा नहीं है, गवर्नमेंट लगाएगी, कितनी लगाती है, वैसे 1-2% तक ही उसने लगाना है। तो
तो 2, 4, 5, 10 तक जो आम रेट है उससे कम ही रहेगा ना, जो आपके एक इंडिविजुअल पे रेट अप्लीकेबल है उससे कम ही रहेगा। बहरहाल वो उस पर बहस फिर होगी जब फेडरल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन करेगी। अभी तो नोटिफिकेशन की नहीं, तो नेट पता नहीं, अभी स्टिल तो कोई रेट नहीं है, तो कोई फैक्टर नहीं है कि कौन से वाली नेचर ऑफ इनकम है, कौन सी है, किस तरह लगनी है, तो सारे अभी तो कुछ भी नहीं है। जब नोटिफिकेशन होगी फिर ये सेक्शन चैलेंज हो सकता है और नोटिफिकेशन हो सकती है, और उसमें जो टैक्स रेट होगा या पैरामीटर्स होंगे तो फिर उसकी रैशनैलिटी, रीजनेबिलिटी, डेलीगेशन, सारा कुछ फिर ये सरेंडरिंग ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, एक्सेसिव डेलीगेशन भी कहते हैं, है नहीं है, ये फिर देखा जाता है। सर 7E का करंट स्टेटस क्या है? हैं 7E का करंट स्टेटस क्या है? वो कराची हाई कोर्ट ने अगेंस्ट किया हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट ने फेवर में किया हुआ है। तो अब ICA में जाएगा डिपार्टमेंट, हो सकता है टैक्स पेयर भी चला जाए। शायद जमील साहब ने की है जजमेंट, तो हाई कोर्ट की साइट पे भी पड़ी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हाई कोर्ट खोले तो वहाँ शायद जमील की आप खोले देख सकते हैं। दूसरा जो इसका दूसरा पार्ट फॉरेन एसेट्स के ऊपर CVT फॉरेन एसेट पे A2B वाली, वो 8B वाली जो है वो हमारे कराची हाई कोर्ट ने ख़िलाफ़ की हुई है, यहाँ भी ख़िलाफ़ हुई थी, वो ICA में पेंडिंग थी शाह जमील साहब के पास। तो आज उसकी आखिरी हियरिंग हुई है जिसमें जजमेंट रिजर्व हो गई है और उम्मीद है फेवर में आएगी। ठीक है जी, आज जजमेंट रिजर्व हो गई तो उम्मीद है कि CVT वाला फॉरेन एसेट जो है वो वाला 2B वाला जो था फॉरेन एसेट जो है आपके मूवेबल जो बाहर थे उस पर 1% टैक्स लगा था पिछले साल 2022 में, सेक्शन 8 इंट्रोड्यूस किया था फाइनेंस एक्ट 2022 में, तो वो आज उन्होंने जजमेंट रिजर्व कर ली, तो वो उम्मीद है कि फेवर में आएगी। टू हैं चांस है, अब प्रजम्पशन नहीं है, हो सकता है खिलाफ आ जाए, मे भी है ना, एक्सपेक्टेशन नहीं है कि लग रहा है कि फेवर में आएगी, हो सकता, वो तो हमें नीचे भी लग रहा था फेवर में आएगी, वो रेट फाइल की थी तो उसमें भी लग रहा था फेवर में आएगी। चलो बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद है, वही यहाँ नहीं तो फिर ऊपर जाएंगे कहीं, तो फिर या फिर जो होगा फिर ठीक है। सेक्शन 111 सबसे 5 वही वाला जो पहले हमने स्टार्ट में डिस्कस किया है कि मेन फोकस जो है इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्री और फॉरेन रेमिटेंस पे है, तो ये भी उसी की एक कड़ी है कि फॉरेन रेमिटेंस जो है वो वाला जो 5 मिलियन वाली कैप थी कि 5 मिलियन से ऊपर होगी तो आप नेचर सोर्स बताएंगे, तो 5 मिलियन वाला लिफ्ट करके सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह पे 100,000 US डॉलर कर देगा, हैं तकरीबन 3 करोड़ हो गया। हाँ 3 करोड़ हो गया, 30 मिलियन समझें। पहले 10 मिलियन भी लाया, 10 को फिर पहले 10 मिलियन लगाया था, फिर उन्होंने 5 मिलियन कर दिया। अब समझ लें इन टर्म ऑफ डॉलर ले जाएं तो आप 30 मिलियन तक रुपये तक करंट रेट के मुताबिक जो भी लगा लें तो वो है। सेक्शन 13 में एक तो उसका कोई चेंज किया है उन्होंने, कोई रेट शेट, एक तो लिस्टेड वाला चेंज था ऊपर पढ़ के आए 1.25 की जगह पे 1% किया है। 13 द सेकंड फॉलोइंग न्यू एक्सप्लेनेशन हैज बीन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इज क्लैरिफाइड फॉर पार्ट रेफर टू इन द मींस क्लास 1 डिवीजन 1 to 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। तो आफ्टर बाकी वो रेट जो है वो जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर रेट होगा, वहाँ फर्स्ट शेड्यूल में होता है ना वहाँ। क्या क्या देखना क्या वही इसके नीचे वो एक्सप्लेनेशन आई है ना सुपरवाइजर के नीचे aforesaid part refer to in this class, part refer in this class 1 division 1 और division 1, ये वो आगे कोई स्ट्रक्चरल चेंज हुई होगी। क्या है दैट aforesaid part where tax paid under exceed actual
tax payable under the division 1 of the first is the excess amount tax paid shall be carry forward for the adjustment in tax liability under the aforesaid part of the subsequent tax year। ये कैरी फॉरवर्ड एडजस्टमेंट वाला था, ये 3 साल तक आपका जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कौन सा पार्ट है? पार्ट 1 क्लास 1 डिवीजन 1 where tax paid under this section exceed the actual tax payable। एक्चुअल टैक्स तो आपका नॉर्मल टैक्स है ना, ये आपने अगर where tax paid under this section under this टर्नओवर टैक्स, जो आपने टर्नओवर टैक्स दिया है वो अगर आपका एक्चुअल टैक्स जो नॉर्मल बनता है उससे एक्सेस करता है, तो एक्चुअल टैक्स कौन सा है? जो आपने अंडर पार्ट 1 और जो आपके रेट्स हैं वो इस पार्ट में स्पेसिफाइड है। इंडिविजुअल के अलहदा है, एओपी के अलहदा, कंपनी के अलहदा है। तो कंपनी वाले कंपनी पे लगेंगे, इंडिविजुअल वाले इंडिविजुअल पे लगेंगे, और उससे आप अगर वो ये एक्सेस होता है उससे द एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स शैल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द एडजस्टमेंट अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी अंडर द अफोरसेड पार्ट ऑफ द सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर। तो अगले सालों में जो एक्सेस है आपका वो कैरी फॉरवर्ड होगा और एडजस्टमेंट होगा। जो आपका जितना हायर है टर्नओवर ओवर द एक्चुअल टैक्स वो सिर्फ आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, वो सारा का सारा टर्नओवर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक, जो नॉर्मल वाला है वो तो आपको लगना ही था, और आपने टर्नओवर जितना एक्सेस दिया है वो आप अगले सालों में अगर आपका नॉर्मल बढ़ गया है, नॉर्मल आपका टर्नओवर से बढ़ गया है तो जितना बढ़ा है उसमें वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। जी ऐसे 6 बज रहे हैं, अगर बाकी अब कल पे इसको डिवीजन ऑफ पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट डू, तो इसमें वो डिवीजन का उन्होंने रेफरेंस दिया है, रैशनलाइज किया है कैरी फॉरवर्ड एडजस्टमेंट को। ठीक है, तो अगला कौन सा है? आगे थोड़ा सा, लेकिन मैं कल इसको दोबारा 6 बजे ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच जी। बाकी जो है तो सवाल है तो भी कर लें ताकि हाँ। आज वाला चैप्टर मुकम्मल हो जाए, कल कोई चीज़ से आगे फिर कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? आज की अमेंडमेंट से किसी दोस्त का सर जो अमेंडमेंट होती है उसमें हमें कैसे पता चलेगा ये रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है? जिस तरह 111 सेक्शन के ऊपर का सेपरेट नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पिछले सालों में अप्लाई होगा? और जैसे 122 नौ इशू होने के बाद हम 12th रिवाइज नहीं कर सकते, ये 2017 के फाइनेंस एक्ट में आई, ठीक है। तो ये भी पीछे रेट्रोस्पेक्टिव इसका इफेक्ट होगा, ये कैसे हम? हाँ, इसमें बेटा 4 रूल्स हैं। पहले तो हम देखते हैं कि जो फाइनेंस एक्ट आया है उसके अंदर ही मेंशन होता है उसके, जैसे इसमें हमने 1 सेक्शन पढ़ा है ना इसी एक्ट का, उसे लिखा हुआ है कि दिस इज़ इन्फोर्सेबल फ्रॉम 1st डे ऑफ जुलाई 2023। तो ये सारा एक्ट जो है 2023 से ऑनवर्ड होगा, अनलेस अंटिल स्पेसिफाइड देयर। अगर किसी सेक्शन में स्पेसिफाइड है कि ये पीछे से होगा तो फिर अकॉर्डिंगली वो उसी साल पे, अगर उसने कहा ये 22 वाला भी होगा, जैसे हमने अभी ये फेडरल वाला पढ़ा तो उसने कहा पिछले सालों पे भी होगा, तो लेजिस्लेटर ने और फेडरल गवर्नमेंट को पावर दे दी कि पिछले सालों से भी आप लगा लें। अदरवाइज तो ये 1st डे ऑफ जुलाई से ऑनवर्ड होना था, उसने कहा पिछले 5 सालों में लगा लें। तो जहाँ लेजिस्लेटर एक्सप्रेसली इसमें रूल इंटरप्रटेशन के जो है कि रिट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है, पहला रूल ये है कि हम देखते हैं कि जो अमेंडमेंट है या सेक्शंस है वो सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल है। सब्सटेंटिव कहते हैं जिसमें राइट या लायबिलिटी अफेक्ट होती हैं, आपकी लायबिलिटी बढ़ती हो या आपका राइट कर्टेल होता हो, जो राइट और लायबिलिटी को अफेक्ट करे उसको हम कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोविजन। तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही हो या आपको एग्जेम्पशन दी हुई है वो कम हो रही हो, तो इस तरह जहाँ राइट और लायबिलिटी इफेक्ट हो उसको हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं या चार्जिंग सेक्शन कहते हैं। तो चार्जिंग सेक्शन या सब्सटेंटिव प्रोविजन जो होते हैं, जनरल रूल ये है कि वो ऑलवेज प्रॉस्पेक्टिव होते हैं अनलेस रिट्रोस्पेक्टिव फैक्ट बाय एक्सप्रेस लैंग्वेज बाय द लेजिस्लेटर ने ना दिया हो। तो अदरवाइज जनरल रूल ये है कि वो प्रॉस्पेक्टिव होंगे। अगर लेजिस्लेटर ने लिख दिया है कि ये एक्सप्रेसली कि ये फलान डेट से रिट्रांसपेक्ट होंगे तो फिर वो उसके मुताबिक होंगे। इस तरह प्रोसीजरल लॉ जो होते हैं, हाँ चैलेंज तो सारी चीज़ होती है। तो रूल ये है। उसके बाद दूसरा रूल है कि प्रोसीजरल लॉ जो हों, जो राइट लायबिलिटी को अफेक्ट ना करते हों, मेयर मैटर ऑफ प्रोसीजर हों या एक्सप्लेनेटरी प्रोविजंस हों, एडिटेबल हों, जस्ट क्लैरिफिकेटरी हों, तो वो या एक्सप्लेनेटरी हों तो वो यूजुअली रिट्रांसपेक्टिव होते हैं, अनलेस क्योंकि वो राइट को नहीं अफेक्ट करते, अनलेस वो प्रोस्पेक्टिव अफेक्ट ना दिया गया हो। अगर उसमें लेजिस्लेटर दे दे कि ये प्रॉस्पेक्टिव है तो वो फिर प्रॉस्पेक्टिव होंगे। थर्ड रूल ये है कि जो रेमेडियल नेचर के हों या क्यूरेटिव हों
क्यूरेटिव और करेक्शन कोई हो या रेमेडियल हो, कोई बेनिफिशियल हो, तो वो रीट्रांसपेक्टिव होते हैं। लेकिन रीट्रांसपेक्टिव अनलिमिटेड नहीं होते, वो पेंडिंग केसेस पे होते हैं। पेंडिंग केस जो है वो आपका हो डीसी के पास हो, कमिश्नर अपील के पास हो, या आपका ट्रिब्यूनल के पास हो, या हाई कोर्ट हो, या आपका सुप्रीम कोर्ट हो, तो वहाँ पेंडिंग पे कोई चीज़ रेमेडियल, बेनिफिशियल, क्यूरेटिव ला है तो वहाँ अप्लीकेबल है। लेकिन आपके लिए क्लेम करना ज़रूरी है। लेकिन पेंडिंग नहीं है, पास एंड क्लोज है, फिर रेमेडियल अफेक्ट या बेनिफिशियल आप अफेक्ट नहीं ले सकते। और फोर्थ रूल जो है वो ये रूल है कि जहाँ राइट और प्रोसीजर डेल टुगेदर मिक्स हो, वो राइट भी है और प्रोसीजर भी है, दोनों चीज़ें मिक्स हों, तो देन ओल्ड राइट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड लॉ एंड न्यू राइट अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ एंड न्यू प्रोसीजर। तो उसके लिए चौथा रूल ये है। तो बाकी जितने भी आपके प्रॉस्पेक्टिव रीट्रांसपेक्ट के लिए कोई फोरम की चेंज हो, जैसे डीसी बदल गया या फोरम बदल गया, ट्रिब्यूनल की जगह ये आ गया, तो फोरम रीट्रांसपेक्टिव होते हैं। जैसे आज डीसी आ गया, आप गए जी डीसी आज आया, ये तो मेरा पुराना है तो ये नहीं कर सकता, तो वो हमेशा जितना भी हो सब कर। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है फोरम जो होते हैं वो हमेशा रीट्रांसपेक्टिव। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट्स का। तो सर इसको हम कल और परसों कंटिन्यू करके ख़त्म कर लें एक दफ़ा इंशाल्लाह। कल फिर 4 से 6, अगर कल मुकम्मल ना हुआ तो फिर परसों भी 4 से 6। हम रेगुलर लेक्चर अपना बेशक मिस कर लेंगे, चूँकि करंट टॉपिक है, करंट इशू है, तो इसको हम पहले प्रायोरिटी पे एक दफ़ा इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे जी। बहुत शुक्रिया।